मार्शल वर्ल्ड इन हिंदी एक्सप्लेन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 51 से 60। जब वह अपने घर लौटा तो लिन मिंग ने अपने कमरे में सामग्री के ढेर को देखा और उसका दिल प्रत्याशा और उत्साह से भर गया। ये सामग्रियां आकाश भाग्य साम्राज्य के शिलालेख मास्टर को भी ऐसा महसूस कराती थीं कि उनका हाथ भारी है। वे इन दुर्लभ सामग्रियों को संभालने में बहुत सावधानी बरतते थे और एक भी टुकड़ा बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करते थे। उनके लिए इनमें से कुछ सामग्रियों का उपयोग करने वाला एक शिलालेख प्रतीक पहले से ही असाधारण था और एक बहुत ही जटिल शिलालेख तकनीक होगी, लेकिन लिन मिंग एक औषधीय शिलालेख प्रतीक बनाना चाहते थे और इसके लिए वास्तव में इन सभी सामग्रियों के उपयोग की आवश्यकता थी। लिन मिंग के वर्तमान शिलालेख कौशल के बावजूद इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि वह सफल होगा। अगर मैं क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल पर लो स्पिरिट कंस्ट्रक्शन सिंबल का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकूं और उन्हें खा सकूं तो मेरी ताकत निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। ये दोनों गोलियां पहले से ही उच्च गुणवत्ता वाली औषधियां थीं। साथ ही औषधीय शिलालेख प्रतीक की दक्षता और उसकी द्वितीय चरण साधना के परिश्रमी अभ्यास के कारण वह शरीर परिवर्तन के तृतीय चरण में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता था। इसके अलावा यदि वह औषधीय शिलालेख प्रतीक बनाने में सफल हो जाता तो उसकी अपनी शिलालेख तकनीक और भी उन्नत हो जाती और वह गति और युद्ध कौशल को बढ़ाने वाले शरीर शिलालेख बनाने में सक्षम होने के और भी करीब पहुंच जाता। यद्यपि लिन मिंग अपने दिल में उत्साहित था कि संभावनाएं उसे बहुत शानदार और अद्भुत लग रही थीं, वह जानता था कि इन सभी विचारों को वास्तव में लागू करने के लिए यह बहुत मुश्किल होगा और उसे कम से कम 2 गुना प्रयास करना होगा। भले ही लिन मिंग ने आत्मा के टुकड़े की यादों को जोड़ दिया था, फिर भी उसे अपने शरीर की गतिविधियों और आत्मा के समन्वय का लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता थी। सामग्री बचाने के लिए लिन मिंग ने वही पुरानी विधि अपनाई जो उसने शुरू से अपनाई थी। उन्होंने केवल सच्चे सार का उपयोग किया और कोई सामग्री खर्च नहीं की। ऐसे कौशलों के प्रशिक्षण में बार बार और अथक अभ्यास से विजय प्राप्त की गई। यदि 1000 बार अभ्यास करना ठीक नहीं होता तो वह 10,000 बार अभ्यास करता। यदि 10,000 बार अभ्यास करना ठीक नहीं होता तो वह 10,000 बार अभ्यास करता। इन क्रियाओं को हजारों बार दोहराना बहुत कष्टदायक था तथा आत्मिक शक्ति को नष्ट कर देता था। इस प्रकार की कष्टदायक अनुभूति 3 दिन और 3 रातों तक न सो पाने के समान थी तथा ये कड़ी मेहनत और अथक प्रयास द्वारा प्राप्त समर्थन की स्वीकृति थी। लिन मिंग को अभ्यास करते हुए केवल 2 दिन ही हुए थे और उसकी आंखें पहले से ही लाल हो गई थीं। उन्होंने आराम करने के लिए अभ्यास रोक दिया और उनमें कप उठाने की भी ताकत नहीं थी। मैंने ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक का इस्तेमाल किया और मैंने ऐसी गोलियां भी खरीदी जो थकान को कम करने और आत्मा की शक्ति को बहाल करने में मदद करती हैं, और फिर भी मैं ऐसा हो गया। इस औषधीय शिलालेख प्रतीक की कठिनाई निस्संदेह वस्तु शिलालेख प्रतीक की तुलना में कई गुना अधिक है। कल 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के लिए प्रवेश का दिन होगा। ऐसा लगता है कि प्रवेश के दिन से पहले औषधीय शिलालेख प्रतीक को पूरा करना असंभव होगा। परीक्षा समाप्ति से लेकर आधिकारिक प्रवेश की शुरुआत तक बीच में 3 दिन का लंबा विश्राम था। कल उसे सप्तम गहन मार्शल हाउस के अर्थ हॉल में रिपोर्ट करना था। पृथ्वी हॉल के मार्शल कलाकारों को स्वर्गीय निवास के शिष्यों को चुनौती देने का अवसर मिला जब वे शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण मांसपेशियों को बदलने तक पहुंच गए। कुछ मार्शल कलाकार जो तीसरे चरण के शिखर पर थे लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण स्वर्गीय निवास के शिष्यों को चुनौती देने की योग्यता प्राप्त कर सकते थे। लिन मिंग की वर्तमान ताकत के साथ उसके पास स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने की योग्यता का अभाव था। अगले दिन सुबह सुबह अर्थ हॉल के छात्र पीछे के पहाड़ों में एकत्र हुए। एक लंबा, सावला, बिना कपड़ों वाला और लाल बालों वाला आदमी अपने कंधे पर काली कृपान लटकाए सबके सामने से गुजरा। उन्होंने उपस्थित सभी युवकों की ओर देखा और अपना मुंह खोलकर कहा, आज से आप सभी आधिकारिक तौर पर 7 गहन मार्शल हाउस के पृथ्वी हॉल के शिष्य बन गए हैं। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। मेरा नाम हॉन्ग शी है, लेकिन आप मुझे प्रशिक्षक हॉन्ग भी कह सकते हैं। इस बार परीक्षा पास करने वाले बेवकूफ़ों की संख्या 53 है, लेकिन यहाँ खड़े होकर आप में से 20 लोग ही वास्तव में पृथ्वी हॉल में प्रवेश करने की योग्यता रखते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सभी अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, मुझे उम्मीद है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आपने अर्थ हॉल में प्रवेश किया है आप अपनी पीढ़ी के स्वामी बनने के लिए किस्मत में हैं? शक्तिशाली व्यक्ति समय से पहले ही समाप्त हो सकते हैं। अद्वितीय प्रतिभाएं आसमान से गिर सकती हैं। केवल निरंतर ऊपर की ओर रेंगने और खतरों से बचते हुए ही आप इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। पृथ्वी हॉल के लोगों को स्काई फॉर्चून सिटी की ताकतों द्वारा जीत लिए जाने की कुछ संभावना है। भले ही वे आपको धन, सुंदर महिलाओं और अन्य प्रकार के प्रलोभनों से नवाजेंगे, लेकिन आप सभी ने ड्रीम ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और आपके दिल में मार्शल आर्ट के प्रति रुचि है। लेकिन यहाँ तक कि मार्शल आर्ट का हृदय भी धीरे धीरे भ्रष्ट हो सकता है। ये प्रलोभन कीड़े बन सकते हैं जो आपके कपड़े खा जाएंगे और आपकी इच्छा को कुतर देंगे। ये याद रखना, केवल शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। वे आपको जीतना चाहते हैं क्योंकि आपके पास ताकत है। यदि आपके पास ताकत नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे साथ आइए। लाल बालों वाले आदमी ने यह सब कहा और फिर समूह को पहाड़ों के पीछे एक स्थान पर ले गया। 7 गहन मार्शल हाउस के कब्जे वाली भूमि विस्तृत और विशाल थी। संपूर्ण जोह पर्वत 7 गहन मार्शल हाउस की भूमि थी। पीछे के पहाड़ों में केवल कुछ ही इमारतें थीं। रास्ता सुंदर हरी घास, बड़े बड़े पहाड़,
पत्थर और प्राचीन वृक्षों से भरा हुआ था जो जीवन प्रतीत हो रहे थे। कभी कभी पानी के झरने बहते थे जिससे वसंत की सुंदर छवि जीवंत हो उठती थी। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, लगभग उतना ही समय चलने के बाद वे एक विशाल चट्टान पर पहुंच गए। चट्टान कई दर्जन फीट ऊंची थी और इसकी सतह दर्पण की तरह चिकनी और चमकदार थी। उस पर अनेक नाम बड़े ही गहनता से उत्कीर्ण थे। सबसे ऊपर लिखा नाम एक बाल्टी जितना बड़ा था। इसमें लिखा था लिंगसेन। नीचे की ओर लिखे नाम छोटे थे और उन्हें पंक्ति दर पंक्ति लिखा गया था। कुल मिलाकर 20 पंक्तियां थीं। लिनमिंग ने इस चट्टान के उद्देश्य का थोड़ा बहुत अनुमान लगाया। होंगशी के शब्दों ने उसके संदेह को पुष्ट कर दिया। उन्होंने कहा था, आपने चट्टान देखी, लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। उपरोक्त नाम लगातार बदल रहे हैं। ये 7 गहन मार्शल हाउस का रैंकिंग स्टोन है। रैंकिंग स्टोन में पृथ्वी हॉल और स्वर्गीय निवास के सभी लोगों के नाम हैं। उनके सभी नाम सूचीबद्ध हैं। यहाँ 200 से अधिक व्यक्ति हैं। ये लोग आपके साथ ही वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई और वरिष्ठ प्रशिक्षु बहनें हैं। ये वास्तव में एक प्रकार की रैंकिंग प्रणाली थी। लिनमिंग ने अजीब नामों को देखा और लिंगसेन के पीछे पीछे नीचे की ओर चला गया। उसने उन्हें पढ़ा और फिर भी किन जिंगसुआन को नहीं देखा। इसमें किन शिंगक्सुआन को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया? लिनमिंग को कुछ संदेह था। शायद किन शिंगक्सुआन को स्वर्गीय निवास के शिष्यों के साथ शामिल नहीं किया गया था। लिनमिंग देखता रहा और फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने एक बहुत ही परिचित नाम देखा, झुयान। झुयान, रैंक 39, स्वर्गीय निवास 39। लिनमिंग ने गहरी सांस ली। उसे यह हासिल करने में कितना समय लगेगा? वह नीचे की ओर बढ़ता रहा और अपना नाम देखकर सुखद आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन उसके तुरंत बाद वह आदमी था, वांग यानफेंग। पृथ्वी हॉल के शेष 20 लोगों को सूचीबद्ध किया गया। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, उनके नाम चट्टान की चोटी पर नहीं लिखे गए थे। रैंकिंग स्टोन पर केवल स्वर्गीय निवास और पृथ्वी हॉल में रहने वालों के नाम ही दिखाई देते थे। होंगशी ने कहा, युद्धपथ का एक तरीका है अपना रास्ता काटना। यदि आप ऊंचे उठना चाहते हैं तो आपको दूसरों के पैरों के नीचे दबना होगा। इस भूमि में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमने आप में से इतने सारे तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों का चयन क्यों किया? होंगशी ने इतना कहा और शिष्य दंग रह गए। एक शिष्य ने कहा, प्रशिक्षक होंग, प्रतिभा का चयन स्वाभाविक रूप से उन्हें बढ़ाने और विकसित करने में मदद करता है। उन्हें पालें। होंगशी बेखौफ होकर हंसा और फिर हंसा। क्या आप जानते हैं कि एक पशु प्रशिक्षक एक क्रूर जानवर को कैसे प्रशिक्षित करता है? उनके पास सबसे उत्कृष्ट प्रणालियां हैं। सर्वोत्तम योग्यता और क्षमता वाले पशुओं को चुना जाता है और फिर उनका पालन पोषण किया जाता है। उन्हें प्रतिदिन अच्छा पौष्टिक मांस खिलाया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है। फिर उन्हें पिंजरे में डाल दिया गया और लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। शुरू में मौजूद कई 100 जानवरों में से केवल एक ही बचा होगा। वह जानवरों का राजा है। तुम सब लोग जानवरों के इस पिंजरे में हो। एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने के मार्ग पर आपको अनगिनत अद्वितीय प्रतिभाओं पर कदम रखना होगा और उनकी लाशों पर चढ़ना होगा। इसलिए हमने इतनी सारी प्रतिभाओं को चुना और इकट्ठा किया है। इसका कारण आपको तैयार करना नहीं है, बल्कि आपको युद्ध और वध के लिए तैयार करना है। आप सच्ची प्रतिभाओं के लिए कदम बढ़ाने और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के पत्थर से अधिक कुछ नहीं है। कोई सबसे मजबूत नहीं है, केवल अधिक शक्तिशाली है। या तो आप लाशों पर पैर रखते हैं और किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, या फिर क्रूर मौत का सामना करते हैं और बाकी सभी के नीचे कुचले जाते हैं। ये सत्य है। होंगशी के प्रत्येक शब्द शिष्यों पर इस्पात की गेंद की तरह प्रहार करते थे। इससे उनके दिल बर्फ में तब्दील हो गए। प्रतिभाओं को प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकत्र नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें केवल शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए आगे बढ़ने तथा उच्च लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए निकाय बनाने के लिए एकत्र किया गया था। होंगशी के पशु पिंजरे के उदाहरण ने शिष्य के भीतर संकट की प्रबल भावना पैदा कर दी। यहाँ तक कि लिनमिंग को भी भावनाओं का उफान महसूस हुआ। आखिरी राजा है। लिनमिंग ने अपनी मुठियां भींच लीं और उसकी आंखों में गहरी लड़ाई की भावना भर गई। अच्छा, यहाँ 20 जेड स्लिप्स हैं। अंदर 7 गहन मार्शल हाउस के नियमों और प्रणाली का परिचय दिया गया है। आपका निवास स्थान पीछे पहाड़ों में व्यवस्थित है। सब कुछ जेड पर्ची में लिखा है। अब आप सभी बर्खास्त हैं। हम कल आधिकारिक तौर पर कक्षाएं शुरू करेंगे। लाल बालों वाले व्यक्ति ने अपनी बाहें हिलाई और 20 जेड पर्चियां छात्रों के हाथों में चली गई। लिनमिंग को उनमें से एक मिला और उसने तुरंत अपनी आत्मा शक्ति उसमें डाल दी और देखा कि उसका अपना निवास कहाँ था। पहले मैं अपना स्थान ढूंढूंगा और बस जाऊंगा। फिर मैं औषधीय शिलालेख का प्रतीक बनाऊंगा और इसका उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करूंगा। मैंने जो क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल प्राप्त की है, वह एक चमत्कारिक गोली है जो बाधाओं को पार करने में सहायक है। यदि मैं इस पर कोई शिलालेख चिन्ह का उपयोग करूं, तो ये शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। शारीरिक परिवर्तन के 6 चरण थे। शक्ति प्रशिक्षण, मांस प्रशिक्षण, आंत प्रशिक्षण, मांसपेशी परिवर्तन, अस्थि निर्माण और नाड़ी संघनन। ये 6 चरण एक दूसरे से बहुत दूर थे। अगले चरण तक पहुंचने के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। लिनमिंग को शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में आए हुए केवल 1 महीने से अधिक समय हुआ था। वह जानते थे कि कम समय में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि उसके पास शीर्ष स्तर की गोलियां थीं तथा औषधीय शिलालेख प्रतीक की शक्ति भी थी, इसलिए उसे तोड़ना असंभव नहीं था। जब लिनमिंग सोच रहा था तो उसने एक तेज आवाज सुनी और अपना सिर घुमाकर देखा।
वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक 10 कदम की दूरी पर खड़ा उदास दृष्टि से उसे देख रहा था। यह व्यक्ति वांग यानफेंग था। 7 गहन मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा के दौरान वांग यानफेंग ने लिन मिंग से नफरत की थी क्योंकि उसने उसका पहला स्थान और यहाँ तक कि उसकी गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल भी छीन ली थी। यह वांग यानफेंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और उसके लिए इस सब का कारण और भड़काने वाला लिन मिंग था। ये लिन मिंग निस्संदेह शरीर का दर्द था, उसके पक्ष में शाश्वत काटा। वे 2 गोलियां क्या तुमने खा ली? वांग यानफेंग ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, अगर नहीं किया तो क्या होगा? लिन मिंग ने शांति से उत्तर दिया। ये दोनों गोलियां अमूल्य थीं, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरे लोग इन्हें पाने की लालसा करेंगे। आकाश भाग्य साम्राज्य में 7 गहन मार्शल हाउस एक सर्वोच्च अस्तित्व था। उनके पास भयानक ताकत और अथाह पृष्ठभूमि थी। यदि वे इनाम देते तो कोई भी उसे चुराने की हिम्मत नहीं करता। मुझे पता है कि तुमने उन्हें नहीं खाया है। ये दोनों गोलियां शक्तिशाली और खतरनाक हैं। आपका शरीर इन्हें सहन नहीं कर सकता। लिन मिंग, आप केवल एक मध्यम तृतीय श्रेणी की प्रतिभा हैं। आपको ये जानना होगा कि आपकी प्रतिभा के साथ वे 2 गोलियां विशेष रूप से क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरोपिल बर्बाद हो जाएंगी। अधिक से अधिक आप इसका केवल 1/10 भाग ही अवशोषित कर पाएंगे। आपके द्वारा खाया जाना पुनर्तः बर्बादी है। लिन मिंग ने बाहें सिकोड़ी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरोपिल खरीदना चाहता हूँ। लिन मिंग मुस्कुराया। उसने सोचा भी नहीं था कि वांग यानफेंग उससे ऐसे अजीब शब्द कहेगा। ये सचमुच हंसी का विषय है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा? इसे अस्वीकार मत करो। पहले मेरी शर्तें सुनो। मैं आपको एक जेड स्लिप उधार दे सकता हूं जिसमें मेरे परिवार द्वारा दी गई मार्शल मैनुअल सत्य के 9 मार्ग है, लेकिन केवल 6 घंटे के लिए। मैं तुम्हें 5000 स्वर्ण ताल भी दे सकता हूं। हालांकि एक ही शर्त है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं आपको सत्य के 9 मार्गों के बारे में बताता हूं या मुझे इससे जोड़ता हूं। अन्यथा न केवल मेरा दुर्भाग्य होगा, बल्कि वांग परिवार तुम्हें ढूंढकर मार भी सकता है। वांग यानफेंग ने ये शब्द बहुत धीमी आवाज में कहे। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरोपिल को केवल सोने से नहीं खरीदा जा सकता था और वांग यानफेंग के पास अधिकतम केवल कुछ हजार सोने के टैल थे जिनके साथ वह व्यापार कर सकता था। इसलिए उन्होंने अपने परिवार के गुप्त कौशल सत्य के 9 मार्ग को लालच के रूप में पेश किया। यह एक कौशल पुस्तिका थी जो वांग परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह बहुत कीमती थी और सभी बाहरी लोगों से इसे पुनर्तः गुप्त रखा गया था। वांग यानफेंग ने अनुमान लगाया कि लिन मिंग केवल कुछ हृदय मंत्र जानता था और कोई मार्शल आर्ट कौशल नहीं जानता था। जब तक लिन मिंग इस बारे में कुछ नहीं कहता तब तक किसी को ध्यान नहीं आता। वांग यानफेंग ने सोचा कि यह लिन मिंग इतना मूर्ख नहीं होगा कि दूसरों को यह पता चलने दे कि उसने वांग परिवार का निषिद्ध मार्शल कौशल सीखा है और इस तरह उसे ये कड़वा अनुभव होगा कि वांग परिवार उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। यही कारण था कि वह हताश होकर यह जोखिम उठाने को तैयार हो गया। वांग यानफेंग ने अनुमान लगाया कि लिन मिंग की निम्न प्राकृतिक प्रतिभा के साथ वह केवल 6 घंटों में ज्यादा कुछ नहीं समझ पाएगा। सत्य के 9 मार्ग, और मैं इसे केवल 6 घंटे ही देख सकता हूँ। लिन मिंग ने उपहास किया। इन परिस्थितियों में वह इस ओर नजर डालना भी नहीं चाहता था। अराजक गुणों का मुकाबला करने वाले मेरिडियन की तुलना में सत्य के 9 मार्ग कुछ भी नहीं बल्कि कचरा थे। मैं खेदपूर्वक मना करता हूँ, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। वांग यानफेंग टमाटर की तरह लाल हो गया। लिन मिंग, क्या तुम्हें अपनी परिस्थितियों का भी पता है? अपनी निम्न प्रतिभा के साथ शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण तक पहुंचना असंभव है। भले ही आप क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरोपिल खा लें, लेकिन यदि आप सत्य के 9 मार्गों के हृदय मंत्रों का थोड़ा अभ्यास करें तो अपने सच्चे सार पर आपका नियंत्रण बढ़ जाएगा और अनंत लाभ होंगे। मेरे वांग परिवार में हस्तांतरित ये दुर्लभ पारिवारिक मार्शल कौशल लाखों सोने से भी नहीं खरीदा जा सकता है। लिन मिंग ने कहा, 7 गहन मार्शल हाउस में हृदय मंत्रों की कोई कमी नहीं है और वे सत्य के 9 मार्गों की तुलना में कई गुना अधिक गहन हैं। मैं आपकी कोई चीज क्यों देखना चाहूंगा? हुन्फ, 7 गहन मार्शल हाउस में शीर्ष स्तरीय हृदय मंत्र हैं, लेकिन ये शीर्ष स्तरीय कौशल मैनुअल केवल मुख्य शिष्यों को ही दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मूल शिष्य क्या होता है? वे ही सच्चे शिष्य हैं जिन्हें 7 गहन घाटियों के लिए चुना गया है। भविष्य में यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वे 7 गहन घाटियों तक जा सकेंगे। यहाँ तक कि स्वर्गीय निवास के वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिंगसेन के पास भी इन्हें सीखने की योग्यता नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ केवल मुट्ठी भर ही मुख्य शिष्य हैं। किन शिंगक्सवान के अलावा अधिकांश लोग आकाश भाग्य साम्राज्य से भी नहीं हैं, बल्कि कुछ रहस्यमय साधना मार्शल परिवार से हैं। क्या आपको कोई आशा है? आप सपना देख रहे हैं। मुझे भी तुम्हारी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। बड़े संप्रदाय अपने कौशल मैनुअल की विरासत पर बहुत सख्त थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इन कौशल पुस्तिकाओं के अस्तित्व को अपनी शक्ति की आधारशिला मानते थे। यहाँ तक कि 7 गहन मार्शल हाउस में भी अधिकांश शिष्य केवल द्वितीय स्तरीय कौशल मैनुअल ही सीख सकते थे। वांग यानफेंग को ये बात सच मालूम थी। हालांकि लिन मिंग के पास अराजक गुण लड़ाकू मेरिडियन थे। 7 गहन युद्धशालाओं के भीतर शीर्ष स्तरीय नियमावलियों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक बड़े संप्रदाय के प्रधानाध्यापक की गुप्त कलाएं भी उसे ईर्ष्या का एक संकेत भी महसूस नहीं कराती। लिन मिंग ने कहा, सिर्फ इसलिए कि आपको कोई उम्मीद नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे खेद है, लेकिन मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ। आप? अच्छा, बहुत अच्छा।
क्या आप सोचते हैं कि पिछली बार आप मुझे बड़ी मुश्किल से हरा पाए थे, इसलिए आप मेरी तुलना में इतने श्रेष्ठ हैं? तुम बस प्रतीक्षा करो कि मैं वह सब कुछ वापस ले लूं जो तुमने मुझसे छीन लिया, और मैं अपनी एड़ी के नीचे तुम्हें कुचल दूंगा। क्या आप सोचते हैं कि आप केवल अपने प्रयासों से ही मुख्य शिष्य बन सकते हैं? मुझे मत हंसाओ। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि आप दूसरों के लिए एक कदम कैसे बनते हैं। जितना ऊंचा उठोगे उतनी ही बुरी तरह गिरोगे। लिंग माइंड ने वांग यानफेंग के आक्रोशपूर्ण शाप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वांग यानफेंग पहले ही उनसे पराजित हो चुका था। उसके मन में वह दूसरों की तुलना में कमजोर हो सकता है, वह झू यान, किन शिंगक्सुआन और लिंग सेन से भी कमजोर हो सकता है, लेकिन वह कभी भी खुद को किसी ऐसे व्यक्ति से कमतर महसूस नहीं होने देगा जिसे उसने पहले ही हरा दिया हो। यदि एक दिन लिन मिंग किसी ऐसे व्यक्ति से हार गया जिसे उसने पहले ही हरा दिया था, तो वह अपनी गलतियों पर विचार करेगा। दोपहर से कुछ समय पहले लिन मिंग ने अपना सारा सामान अपने नए निवास स्थान पर ले जाया। 7 गहन मार्शल हाउस की भूमि विस्तृत थी और उनमें पृथ्वी हॉल के प्रत्येक शिष्य को अपना एक कमरा देने के लिए पर्याप्त स्थान था। लिन मिंग का कमरा पीछे के पहाड़ों में एक छोटे से एकांत स्थान पर स्थित था। इसका पिछला भाग पहाड़ों की ओर था और किनारे पर एक गहरा स्वच्छ तालाब था। वहां सैकड़ों साल पुराने पेड़ थे जो एक विशाल छतरी का रूप ले चुके थे और कमरे को छाया दे रहे थे। यहाँ तक कि गर्मियों में भी यह शांत और ताजगीदायक था। यह शांति से साधना करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान था। लिन मिंग अपने नए कमरे से संतुष्ट था। वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और जेड पर्ची की सामग्री पढ़ने लगा। जेड स्लिप में 7 गहन मार्शल हाउस के नियमों और प्रणालियों के बारे में बताया गया था, जिसमें उल्लंघन, विनियमन, दंड, चुनौती नियम, कक्षा के घंटे और अभ्यास व्यवस्था आदि शामिल थे। अंततः वह अंत तक पहुंच गया, जहां 7 गहन मार्शल हाउस द्वारा रैंकिंग पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इन्हें देखकर लिन मिंग की दिलचस्पी बढ़ गई। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में शामिल होने का उनका मुख्य कारण ये संसाधन थे। 7 गहन मार्शल हाउस के कई शिष्य थे। उन्हें 10,000 हत्या की व्यू रचना में व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पर स्थान दिया गया था। कई सौ साल पहले 7 गहन घाटियों की स्थापना 7 सर्वोच्च विशेषज्ञों द्वारा की गई थी। उनमें से एक जादुई व्यू रचना और निर्माण में निपुण था। वर्षों से 7 गहन घाटियों में ये सरनी विधियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहीं। संप्रदाय के शिष्यों की परीक्षा में वे कभी कभी मायावी संहारक यंत्रों का प्रयोग करते थे। 7 गहन मार्शल हाउस 7 गहन घाटियों के शासन के अधीन थे। स्वाभाविक रूप से उनके साथ लाभ और रीति रिवाज जुड़े हुए थे। रैंकिंग के लिए प्रयुक्त जादुई सरनी को 10,000 हत्या सरनी कहा जाता था। एक बार प्रवेश करने के बाद वे एक के बाद एक दुश्मनों की अनगिनत लहरों से लड़ते थे। इन शत्रुओं के बीच खूंखार जानवर भी थे और मनुष्य भी। उनकी अंतिम रैंकिंग उनके द्वारा पराजित दुश्मनों की कुल संख्या और खेती के आधार पर तय की जाएगी। इन शत्रुओं में सबसे कमजोर शत्रु शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में एक मार्शल कलाकार के बराबर था। यदि वे दूसरे चरण के शारीरिक परिवर्तन के एक दुश्मन को हरा देते हैं तो उन्हें 1 अंक मिलेगा। यदि वे दूसरे चरण के शिखर पर किसी को हरा देते हैं तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे। तीसरे चरण के शारीरिक परिवर्तन पर 10 अंक, तीसरे चरण के शिखर पर 50 अंक, चौथे चरण के शारीरिक परिवर्तन पर 100 अंक, चौथे चरण के शारीरिक परिवर्तन पर 500 अंक, और इसी तरह आगे भी। 10,000 संहारक व्यूह में प्रवेश करने के बाद शत्रु शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में होंगे और उनके पीछे शत्रुओं को संभालना अधिक कठिन हो जाएगा। शरीर परिवर्तन का चौथा चरण एक के बाद एक आता रहेगा, मृत्यु तक अनवरत। अंतिम परिणाम वह संचित अंक होता था जो किसी व्यक्ति के पास मृत्यु से पहले होता था, और इसे रैंकिंग स्टोन पर प्रदर्शित किया जाता था। यदि आपकी रैंकिंग ऊंची है तो आपको कई लाभ मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए सोल गैदरिंग पैलेट्स। यदि आपने 200 के बाद स्थान प्राप्त किया तो आपको हर 3 महीने में एक सोल गैदरिंग पैलेट प्राप्त होगा। यदि आप पहले 10 में स्थान पाते हैं तो आपको हर महीने 10 सोल गैदरिंग पैलेट्स प्राप्त होंगे। 10 आत्मा संग्रह गोलियां 2000 स्वर्ण टेल के बराबर थीं। यह एक ऐसी राशि थी जिसे एक कुलीन परिवार का धनी व्यक्ति भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वास्तविकता ये थी कि आत्मा एकत्र करने वाली गोलियां तो केवल गौण थीं। आखिरकार यह ऐसी चीज थी जिसे अमीर लोग पैसे से खरीद सकते थे, लेकिन ऐसे संसाधन भी दिए गए थे जिन्हें बहुत धनी लोग भी नहीं खरीद सकते थे। उदाहरण के लिए विरासत कौशल मैनुअल। यदि कोई शीर्ष 200 में स्थान पाता है तो वह सबसे प्रारंभिक और बुनियादी कौशल मैनुअल चुन सकता है। यदि कोई शीर्ष 10 में स्थान पाता है तो वह 7 गहन मार्शल हाउस के कुछ गुप्त कमरों में स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश कर सकता है और एक कौशल पुस्तिका चुन सकता है जिसे वह सीखना चाहता है। 7 गहन मार्शल हाउस के कुछ गुप्त कमरों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते थे और एक कौशल पुस्तिका चुन सकते थे जिसे वे सीखना चाहते थे। लेकिन यदि कोई प्रथम स्थान पर आता है तो उसे 7 गहन मार्शल हाउस के सबसे संरक्षित कोर कौशल मैनुअल सीखने का मौका भी मिल सकता है। ये उच्च गुणवत्ता वाले कौशल मैनुअल थे जिन्हें केवल मुख्य शिष्य ही सीखने की आशा कर सकते थे। यहाँ तक कि शाही परिवार और सर्वोच्च पद वाले परिवारों के कनिष्ठों को भी इनका अध्ययन करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से लिन मिंग को कौशल पुस्तिकाओं में नहीं बल्कि संसाधनों में अधिक रुचि थी। 7 गहन घाटियां एक संप्रदाय था जो जादुई व्यूह रचना में निपुण था। 7 गहन युद्ध गृहों की स्थापना के आरंभ में 7 गहन घाटी ने एक बार जियांटियन विशेषज्ञों को कई युद्ध गृहों में इन जादुई व्यूहों को स्थापित करने के लिए भेजा था ताकि शिष्य उनका अभ्यास के लिए उपयोग कर सकें। इनका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने कौशल का अभ्यास दोगुने परिणाम और आधे प्रयास से कर सकता है।
लेकिन इन सरणियों की संख्या सीमित थी और इसके अलावा उन्हें सक्रिय करने और बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सच्चे सार पत्थरों की आवश्यकता थी। इसलिए हर कोई इन जादुई संहारक श्रृंखलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके लिए आवश्यक योग्यताएं उनकी रैंकिंग के समान ही होती थीं। अतः 7 गहन मार्शल हाउस में रैंकिंग सर्वोच्च थी। उच्च रैंकिंग के साथ व्यक्ति को अधिक संसाधनों का आनंद मिलेगा, ताकतवर और मजबूत होते जाते हैं और कमजोर होते जाते हैं। वहां के सभी शिष्य प्रतिभाशाली थे। दूसरों की लाशों पर पैर रखकर ही उन्हें खिलने का मौका मिलता था। मैं पहले ही आधिकारिक तौर पर 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश कर चुका हूं। यदि मुझे पर्याप्त संसाधन प्राप्त करना है तो मुझे पहले 10,000 किलिंग एरे से अच्छी रैंकिंग प्राप्त करनी होगी। लेकिन मेरा औषधीय शिलालेख प्रतीक तैयार नहीं है। अगर मैं अभी से अभ्यास शुरू कर दूं तो शायद आधे महीने में मैं एक चित्र बनाना शुरू कर सकूंगा। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल की अधिकतम दक्षता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा करने में समय व्यतीत करना उचित होगा, लिन मिंग ने खुद से कहा और फिर से अपने शिलालेख का अभ्यास करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन की सुबह लिन मिंग जल्दी बिस्तर से उठ गया और नहाया। आज 7 गहन मार्शल हाउस का आधिकारिक शिक्षण दिवस था। शिक्षण में कौशल मैनुअल की व्याख्या करना शामिल नहीं था। इसमें केवल साधना युक्तियां, प्राथमिक आधारभूत ज्ञान, शरीर की देखभाल आदि शामिल थे। मुख्य पाठ्यक्रम के पहलुओं में 7 गहन मार्शल हाउस बहुत ढीला था। ऐसे 7 या 8 संभावित पाठ्यक्रम थे जिनमें वे भाग ले सकते थे और सुन सकते थे। प्रत्येक शिष्य अपनी रुचि के आधार पर चयन कर सकता था और वह यादृच्छिक रूप से किसी एक में भाग ले सकता था या फिर भाग लेने की जहमत भी नहीं उठा सकता था। आज के व्याख्यान के लिए जेड स्लिप में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि इसमें आधारभूत शारीरिक तकनीकों की व्याख्या की जाएगी। यद्यपि लिन मिंग को उच्चतम गुणवत्ता वाली कौशल पुस्तिका विरासत में मिली थी, फिर भी वह मूल बातों की समझ में अभी भी बहुत सीमित था। आखिरकार उन्होंने कोई वैध मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था और इसलिए ये कक्षाएं उनके लिए बहुत अधिक महत्व रखती थीं। इस व्याख्यान का स्थान 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का मार्शल लेक्चर हॉल था। जब लिन मिंग मार्शल लेक्चर हॉल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पहले से ही लोग बैठे हुए थे। संभवतः वहां 70 या 80 लोग थे। इस समूह में न केवल 53 नए शिष्य थे बल्कि कुछ पुराने शिष्य भी थे जो सुनने आए थे। 7 गहन मार्शल हाउस के स्वर्गीय निवास और पृथ्वी हॉल में कुल मिलाकर 230 शिष्य थे। मानव हॉल में लगभग 400 शिष्य थे। कुल मिलाकर शिष्यों की संख्या 600 से अधिक हो गई। इन 600 में से कई दर्जन ऐसे थे जो अपने संबंधों के माध्यम से आए थे। हालांकि उन्होंने प्रवेश के लिए अपने संबंधों का उपयोग किया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे भयानक होंगे। 7 गहन मार्शल हाउस में प्रत्येक मार्शल कलाकार अधिकतम 5 वर्षों तक अध्ययन कर सकता था। 5 वर्ष बाद यदि उनकी आयु 22 वर्ष नहीं हो तो वे एक और वर्ष रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा उसके बाद उन्हें स्नातक होना होगा। यदि किसी की योग्यता पर्याप्त थी तो वे समय से पहले स्नातक होने के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अधिकांश छात्रों ने पूरे 5 साल तक यही रहना चुना क्योंकि ऐसे कई संसाधन थे जो बाहर नहीं मिल सकते थे। लिन मिंग मार्शल लेक्चर हॉल में प्रवेश करने के बाद आराम से बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोगों की निगाहें उसकी ओर उठ रही थीं। लिन मिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी ओर देख रहे लोगों के चेहरे मित्रवत और मुस्कुराते हुए थे। क्या ये लोग उसे जानते थे? आप लिन मिंग हैं? नीले कपड़े पहने एक सुंदर युवक ने प्रसन्न मुस्कान के साथ पूछा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम लिन वू है। यह मेरी छोटी बहन लिन फेंगयुआन है। नीले वस्त्र पहने सुंदर युवक ने अपने पास खड़ी एक नाजुक युवती की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। लिन वू, लिन फेंगयुआन, क्या ये हो सकता है? लिन मिंग आश्चर्यचकित था। उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, आप ग्रीन मलबेरी सिटी के लिन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज जूनियर हैं? लिन वू मुस्कुराया और कहा, आप सही हैं, हम सब एक परिवार हैं। लिन परिवार ग्रीन मलबेरी सिटी में एक बड़ा और सम्मानित परिवार था। यद्यपि उन्हें कोई महान उपाधि नहीं दी गई थी, फिर भी उनके परिवार की कई पीढ़ियां व्यवसाय कर रही थीं और इस प्रकार उनकी विरासत बहुत समृद्ध थी। इतने बड़े परिवार में 7 प्रमुख मार्शल हाउस में कुछ उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं का होना एक सामान्य बात मानी जा सकती है। कुछ महीने पहले लिन मिंग ने जीता हॉल में प्रवेश करने के लिए एक पास कार्ड उधार लिया था। यह उसे लिन शियाओडोंग ने दिया था। यद्यपि लिन परिवार के पास बहुत समृद्ध विरासत थी, लेकिन यदि कोई परिवार दीर्घकालिक विकास चाहता था तो उसे अपने वित्तीय संसाधनों को केंद्रित करना पड़ता था। पारिवारिक व्यवसाय को केवल प्रत्यक्ष वंशजों को ही हस्तांतरित किया जा सकता था, अन्यथा व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी विखंडित होता चला जाता और कुछ ही पीढ़ियों में कमोबेश परिवार केवल नाम मात्र का रह जाता। लिन मिंग का जन्म शाखा परिवार में हुआ था और वह कई पीढ़ियों से अलग भी था। उसके परिवार को व्यवसाय देना असंभव था। वे केवल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हो सकते थे। अपने जन्म के बाद से लिन मिंग का लिन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज जूनियर के साथ कभी ज्यादा संपर्क नहीं था, इसलिए वह इस भाई बहन की जोड़ी को पहचान नहीं पाया था। लिन वू ने कहा, हमें कुछ दिन पहले ही पता चला कि मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा में नंबर 1 स्थान लिन परिवार के एक जूनियर का था। इससे हम जूनियरों को बहुत बड़ा झटका लगा और सबसे अनोखी बात यह थी कि आप शाखा परिवार से थे। आपने मुख्य परिवार के संसाधनों और समर्थन के बिना ये सफलता हासिल की। ये वास्तव में मुझे शर्मिंदा महसूस कराता है।
लिन फेंगयुआन ने भी बीच में बोलते हुए कहा, युवा चचेरे भाई, ये खबर कि आपने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पहले ही परिवार को बता दी गई है। यहाँ तक कि घर के मुखिया को भी चिंता में डाल दिया है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। घर का मुखिया पहले ही युवा चचेरे भाई के माता पिता से मिल चुका है और उसने रेस्तरां को युवा चचेरे भाई के माता पिता को उपहार में दे दिया है। उन्होंने लिन परिवार में ऐसी अद्भुत प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए दोनों बुजुर्गों को धन्यवाद दिया। जब युवा चचेरा भाई वापस जाएगा तो लिन परिवार आपके स्वागत के लिए सबसे शानदार रात्रिभोज देने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इन दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर लिन मिंग अवाक रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटनाएं घटित होंगी। लिन परिवार के संबंध में उसने कभी भी उनसे जुड़ाव या अपनेपन की भावना महसूस नहीं की थी, और जहां तक स्वागत सत्कार की बात है तो उसमें भी उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि लिन मिंग ये भी जानता था कि यह उसके माता पिता का सबसे बड़ा सपना और आशा थी कि वह गौरव प्राप्त करेगा। कौन माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे संसार का आनंद ले और धन संपत्ति और सम्मान लेकर घर लौटे। इसके अलावा उनके माता पिता में परंपरा के प्रति गहरी आस्था थी और वे हमेशा अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाने तथा अपने वंशजों को छत्र प्रदान करने की आशा रखते थे। 7 गहन मार्शल हाउस में प्रथम स्थान का उम्मीदवार होने का सम्मान एक ऐसा सम्मान था जो लिन परिवार को कई पीढ़ियों तक डींग मारने का अधिकार देगा। स्काई फॉर्चून किंगडम की कुल जनसंख्या 70 से 80 मिलियन के बीच थी। 7 गहन मार्शल हाउस में प्रथम स्थान का उम्मीदवार होना इन सभी लोगों में सबसे आगे होने के बराबर था। यहाँ तक कि इस अवसर के लिए एक स्मारक स्थापित करना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बात से अवगत होकर लिन मिंग को गहरी संतुष्टि का एहसास हुआ। सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता को खुश करना चाहते थे। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं पहली बार 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में आया था तो मैं यहाँ के लोगों और जगह से अपरिचित था। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने परिवार के बड़े भाई और बहन से मिलने का मौका मिला। बड़ी बहन विशेष रूप से दयालु थी। कृपया भविष्य में मेरा ध्यान रखना। हाँ, युवा चचेरा भाई बहुत विनम्र है। यदि भविष्य में तुम्हें कोई कठिनाई हो तो खुलकर कह दो। हालांकि मेरी अपनी शक्ति सीमित और कमजोर है, फिर भी परिवार स्काई फॉर्चून सिटी में कुछ संसाधन लाने में सक्षम होगा। धन्यवाद। दोनों लड़कों ने एक दूसरे को ध्वनि संचारण तावीज की संपर्क जानकारी दी। इसके बाद कक्षा में शांति हो गई। एक आवाज ने कहा, बड़े प्रोफेसर आ गए हैं। लिन मिंग ने ऊपर देखा और एक सफेद लबादा पहने हुए बूढ़े आदमी को मार्शल लेक्चर हॉल में चलते देखा। मंच की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपने हाथ में एक मोटी पुरानी किताब पकड़ ली। मुई की तुलना में उनके वास्तविक सार का उतार चढ़ाव कमजोर था। वह संभवतः पल्स कंडेंसेशन अवधि में थे। ग्रीन मलबरी सिटी में पल्स कंडेंसेशन काल के मार्शल कलाकार काफी दुर्लभ थे, लेकिन सप्तम प्रधान वैवाहिक घर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने हर जगह पल्स संघनन काल विशेषज्ञों को देखा था। ऐसा लग रहा था कि सभी प्रशिक्षक और प्रोफेसर कम से कम पल्स कंडेंसेशन पीरियड में थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पुरानी पुस्तक एक लंबी और संकरी मेज पर रखी और धीरे से कहा, आज से मैं आप सभी को व्याख्यान देने के लिए जिम्मेदार हूँ। इसमें शारीरिक तकनीक, तलवार चलाने की तकनीक, आक्रमण कौशल, रक्षात्मक कौशल, पलायन कौशल तथा सबसे आधारभूत सच्चा सार और मार्शल आर्ट कौशल शामिल होंगे। यदि कोई और प्रश्न न हो तो हम शुरू करेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही संक्षिप्त शुरुआत की और वह जो विषय पढ़ा रहे थे उस पर गहराई से चर्चा करने लगे। उन्होंने सरल गतिशीलता क्षमताओं के बारे में बहुत ज्ञान के साथ बात की तथा कई उपयोगी कौशलों के बारे में बताया, जैसे कि ताकत को कैसे संरक्षित या बहाल किया जाए, हमलों से कब बचना है या कैसे बचना है, उदाहरण के लिए हवा में उड़ते समय शरीर को बलपूर्वक कैसे पीछे किया जाए, या प्रतिद्वंद्वी द्वारा दबाव डाले जाने पर जवाबी हमला कैसे किया जाए। ये कौशल पुस्तिकाओं में नहीं थे, लेकिन इनका उपयोग करके एक मार्शल कलाकार अपनी युद्ध क्षमता को काफी बढ़ा सकता था। यह एक अनुभवी और नौसिखिए के बीच का अंतर था। बेशक इन कौशलों की वास्तविक कला और उपयोग को समझने के लिए वास्तव में युद्ध में शामिल होना पड़ता है। बूढ़ा आदमी इन विषयों पर 1 घंटे तक बोलता रहा। अपनी मेज चीख और बोला, आज यहाँ कक्षा समाप्त हो रही है। सभी नए छात्र रुक सकते हैं और अपना असली सार पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा सार पत्थर। लिन मिंग चौंका। उसने इन सच्चे सार पत्थरों के बारे में कुछ बातें सुनी थी। उनमें स्वाभाविक रूप से सच्चा सार मौजूद था और उनके कई उपयोग थे, जैसे जादुई सरनियां सक्रिय करना। लिन वू ने कहा, युवा चचेरे भाई, ये सच्चा सार पत्थर वास्तव में एक अच्छा संसाधन है। इसमें सच्चा सार निहित है। इसका उपयोग साधना में तेजी लाने के लिए किया जा सकता है और यह बहुत शुद्ध भी है, इसलिए इसे परिष्कृत करना आसान है। युवा चचेरे भाई, चूंकि आप प्रथम स्थान के उम्मीदवार हैं, इसलिए आप 10 सच्चे सार पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। लिन फेंगयुआन ने भी यही कहा और उसकी आवाज में ईर्ष्या की झलक थी। ओह, क्या सच्चा सार पत्थर इतना कीमती है? मम, सच्चाई यह है कि स्काई फॉर्चून किंगडम के पास भी खनन के लिए सच्चे सार पत्थरों का भंडार है, लेकिन उन्हें 7 गहन घाटियों में बदलना होगा। बड़े संप्रदायों के पास कई सच्चे सार पत्थर हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही आम जनता तक पहुंचते हैं। स्काई फॉर्चून किंगडम में बहुत कम सच्चे सार पत्थर हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। सैकड़ों हजारों मील के आसपास के पूरे क्षेत्र में शाही परिवार को 7 गहन घाटियों के अधिकार के अधीन रहना पड़ता था। ताकत ने ही सब कुछ तय कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। युवा चचेरे भाई, जल्दी जाओ और जाओ। बाद में आप रैंकिंग स्टोन पर रैंक कर पाएंगे और हर महीने और भी अधिक प्राप्त कर पाएंगे।
लिंग मिंग आगे बढ़ा और उसे 10 सच्चे सार पत्थर मिले। असली सार पत्थर ऐसे दिखते थे जैसे उनमें प्राकृतिक क्वार्ट्ज की तरह कई अशुद्धियां हों और वे बिल्कुल भी पारदर्शी न हों। काटने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक सच्चे सार पत्थर का वजन लगभग 1 टाइल होता है। लिन मिंग ने अपनी आत्मा की शक्ति अंदर भेजी और वास्तव में अपने अंदर शुद्ध सच्चे सार को महसूस किया। लिन मिंग के बाद वांग यानफेक को भी उसके असली सार पत्थर मिले, लेकिन उसे केवल 5 ही मिले। निम्नलिखित पृथ्वी हॉल शिष्यों को केवल 2 ही प्राप्त हुए। जहां तक मानव हॉल का प्रश्न है, उन्हें 1 मिला। इसके अलावा उन्हें बताया गया कि यदि वे भविष्य में पृथ्वी हॉल में प्रवेश करने में असमर्थ रहे तो उन्हें कोई और प्रवेश नहीं मिलेगा। लिनवू ने कहा, युवा चचेरे भाई, हम बहुत कम मिलते हैं, क्या आप मेरे साथ 1 या 2 कप पीना चाहेंगे? लिन मिंग थोड़ा हिचकिचाया और फिर माफी मांगी। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं रैंकिंग स्टोन परीक्षण शुरू होने से पहले अपनी ताकत को यथासंभव बढ़ाना चाहता हूँ। जहाँ तक पीने की बात है, मैं बड़े भाई और बहन को किसी और दिन आमंत्रित करूंगा। शिलालेख तकनीक के अभ्यास के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। मार्शल आर्ट अभ्यास और कक्षा में भाग लेने के अलावा लिन मिंग को कई काम एक ही समय में करने होते थे और उसे सोते समय सांस पर नियंत्रण का अभ्यास भी करना होता था। हाँ, युवा चचेरा भाई अपनी साधना में वास्तव में मेहनती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी कम उम्र में आपकी इतनी उच्च उपलब्धियां हैं। अच्छा, फिर हम किसी और दिन फिर मिलेंगे। लिन मिंग ने लिनवू और उसकी बहन को विदाई दी। व्याख्यान के बाद वह अकेले ही मार्शल लेक्चर हॉल से बाहर निकले और सड़क पर एक दोराहे पर आ गए। वहां उन्होंने वांग यानफेंग और 2 समान दिखने वाले व्यक्तियों को एक साथ खड़े देखा। वांग यानफेंग भौचक्का था। जाहिर है इन दोनों के साथ उसके रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अरे, क्या यह वांग परिवार का अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति वांग यानफेंग नहीं है? हाँ, अफसोस, युएलू सिटी के विशिष्ट टूर्नामेंट का प्रथम स्थान विजेता, सत्य के 9 पदों का स्वामी। हे, मैंने सोचा था कि आप बहुत अद्भुत और महान हैं, लेकिन आप शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में किसी छोटे लड़के से हार गई। ये वास्तव में हम युएलू शहर के युवाओं का मान सम्मान गिरा देता है, एक युवक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसकी उम्र 18 to 19 वर्ष लग रही थी और वह शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर था। वह अपने हाथों में एक लंबी तलवार पकड़े हुए था और बहुत घमंडी दिख रहा था। वांग यानफेंग का चेहरा तुरंत उतर गया। लियू मिंगक्सियन, तुम लियू परिवार के एक घटिया बच्चे हो और फिर भी तुम मेरे सामने बकवास करते हो। आपने इतनी सारी बहुमूल्य दवाइयां ली और फिर भी आप प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 10 में भी स्थान नहीं बना सके। यहाँ तक कि आपके लियू परिवार द्वारा पाला गया एक सुअर भी आपकी तुलना में बेहतर करेगा। अरे, तुम कहते हो कि मैं सुअर हूँ? बहुत अच्छा, तो फिर हम तुलना क्यों न करें। चलो देखते हैं कि क्या तुम अपने पैर के नीचे मुझे कुचल सकते हो। लियू मिंगजियांग ने तिरस्कार के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान लटकी हुई थी। वांग यानफेंग ने बोलना बंद कर दिया और अपनी मुट्ठी कस ली। दूसरा व्यक्ति वह था जो शारीरिक प्रशिक्षण के तीसरे चरण के शिखर पर था और वह 2 वर्षों से 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में अध्ययन भी कर रहा था। उसकी तुलना में वह संभवतः उसे हरा नहीं पाएगा। हालांकि हालात ऐसे ही थे। वांग यानफेंग पीछे हटना नहीं चाहता था। वह जानता था कि अगर उसने आज इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो ये लियू मिंगजियांग इस खबर को सभी दिशाओं में फैला देगा और कहेगा कि वह एक चूहे की तरह डरपोक है। सत्य के 9 मार्ग हर जगह प्रसिद्ध हैं। लियू मिंगजियांग, आप वास्तव में नहीं जानते कि क्या क्या है। आपकी प्रतिभा मुझसे कम है, इसलिए आप अपनी उम्र का उपयोग करके मुझे हराना चाहते हैं। 18 साल का युवक बनाम 15 साल का युवक। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मजाक है? यदि आप युद्ध के मैदान में मारे गए तो क्या आप ये भी शिकायत करेंगे कि आपको मारने वाला व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा था? बकवास बंद करो। क्या तुम में मुझे चुनौती देने की हिम्मत है? मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? वांग यानफेंग ने ठंडी सांस ली। यद्यपि वह जानता था कि यह आदमी परेशानी खड़ी कर रहा है और उसे उकसा रहा है, फिर भी अपने अहंकारी स्वभाव के कारण उसने चुनौती स्वीकार कर ली। यदि वह पीछे हटता तो उसकी आत्मा पराजित हो जाती और इससे उसकी मार्शल आर्ट की भावना टूट जाती। अच्छा, फिर हम मार्शल हाउस के नियमों के अनुसार द्वंद्व युद्ध करेंगे। चूंकि हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा जुआ भी खेलना होगा। क्या आपको अभी अभी 5 सच्चे सार पत्थर प्राप्त हुए हैं? उन्हें अपने जुए के दांव के रूप में उपयोग करें। जुआ दांव। वांग यानफेंग ने अपने दांत पीस लिए। वह गूंगा नहीं था। वह तुरंत समझ गया कि लियू मिंगजियांग आज जानबूझकर उसे इन 5 सच्चे सार पत्थरों के लिए उकसाने आया था। यह एक अच्छी पूर्व नियोजित योजना थी, लेकिन ये जानते हुए भी वांग यानफेंग पीछे नहीं हट सकते थे। वह 5 सार पत्थरों को खोने का जोखिम उठा सकता था और हो सकता है कि वह हारे भी नहीं। अगर आप शर्त लगाना चाहते हैं तो चलिए शर्त लगाते हैं। लिन मिंग ने दूर से ये दृश्य देखा और केवल अपना सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से वांग यानफेंग के चरित्र में दोष को समझ लिया था और अपनी तीखी बातों से उसे उकसाया था। अगर वांग यानफेंग डरपोक होते और पीछे हट जाते तो उनका नुकसान और भी अधिक होता। यदि वह लड़ाई से बचता और अपमान को सह लेता तो यह उसकी मार्शल आर्ट साधना के लिए एक काला दिन होता। मार्शल आर्ट साधना में न केवल शारीरिक परिवर्तन बल्कि मन का विकास भी शामिल है। मन को विकसित करने में अपनी प्रकृति के प्रति सच्चे रहना और जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक जीना शामिल है। यदि कोई व्यक्ति लगातार अपमान सहता रहे तो उसकी साधना रुक जाएगी। शायद वांग यानफेंग हार जाएंगे। ये दोनों शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर विशेषज्ञ थे और उन्होंने लंबे समय तक सप्तम गहन मार्शल हाउस में अभ्यास किया था।
उनकी युद्ध क्षमता शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण के एक मार्शल कलाकार के बराबर हो सकती है। इस ताकत के साथ लिन मिंग में भी आत्मविश्वास का एक टुकड़ा नहीं था। ये लियू मिंगजियांग बहुत ही उग्र और घमंडी है, लेकिन वह वास्तव में एक विशेषज्ञ है। और उसके पास खड़ा वह युवक तो और भी अथाह है। इन दो अनजान लोगों के साथ मेरे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। 7 गहन मार्शल हाउस वास्तव में एक छिपे हुए बाघ, छिपे हुए ड्रैगन है। लिन मिंग ने सोचा कि यह भी सामान्य बात है। 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाशाली था। वे प्रतिभाशाली लोग थे जो अधिक उम्र के थे, तथा उन्होंने मार्शल हाउस के अनेक संसाधनों का आनंद भी उठाया था। उन्होंने इतने लंबे समय तक अभ्यास किया था कि यदि वे किसी नए शिष्य को पराजित नहीं कर सके तो उन्होंने सचमुच अपना प्रयास व्यर्थ कर दिया। यह मामला लिन मिंग के लिए अप्रासंगिक था। वह जाने के लिए मुड़ा और अभी कुछ कदम ही चला था कि पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। वह वहीं रुक गया। यो, क्या वह प्रथम स्थान पाने वाला परीक्षार्थी नहीं है? लिन मिंग, कितनी सौभाग्यशाली मुलाकात थी, सचमुच सौभाग्यशाली मुलाकात थी। यद्यपि ये शब्द सुखद थे, परंतु उनके पीछे का उत्तेजक अर्थ बहुत स्पष्ट था। लिन मिंग ने बाहें सिकोड़ी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जो आदमी बोल रहा था वह वही युवक था जो लियू मिंगजियांग और वांग यानफेन के बगल में खड़ा था। वह युवक अथाह शक्ति वाला था। यद्यपि ये शब्द सुखद थे, परंतु उनके पीछे का उत्तेजक अर्थ बहुत स्पष्ट था। लिन मिंग ने बाहें सिकोड़ी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जो आदमी बोल रहा था वह वही युवक था जो लियू मिंगजियांग और वांग यानफेन के बगल में खड़ा था। वह युवक अथाह शक्ति वाला था। इस युवक ने पूरी तरह से नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी और उसके हाथ में 3 अंगुल चौड़ी लंबी और पतली कृपान थी। इसका हैंडल बहुत छोटा था और इसमें हैंड गार्ड नहीं था। ब्लेड सीधे मूव से जुड़ा हुआ था। युद्ध कलाकारों में तलवारों का प्रयोग करने वालों की तुलना में कृपान का प्रयोग करने वालों की संख्या बहुत कम थी। लिन मिंग ने इस बात पर ध्यान दिया। इतनी छोटी मूठ के साथ इसे चलाना आसान नहीं होगा। कृपान में हैंडल गार्ड नहीं था, इसलिए प्रतिद्वंद्वी के हाथ आसानी से घायल हो सकते थे। लेकिन इसका एक लाभ भी था। कृपान सबसे तेज गति प्रदर्शित कर सकता था। तीव्र हमलों की सीमा का पीछा करने के लिए इसे रक्षा का त्याग करने की कीमत चुकानी पड़ी। ऐसा दुस्साहस करने का साहस करना ही यह सिद्ध करता है कि इस युवक की तलवार अत्यंत मजबूत थी। शायद ये युवक लियू मिंगजियांग से भी अधिक उग्र हो। लिन मिंग हमेशा सतर्क रहता था, क्योंकि अगर कोई घमंडी भी हो तो वह कभी भी उसे नीची नज़र से नहीं देखता था। वह एक क्षण के लिए झिझका और फिर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं तो बस प्रथम स्थान पाने वाले उम्मीदवार की भव्यता और शान का अनुभव करना चाहता था। क्या मैंने गलत पढ़ा है? क्या आपकी साधना केवल शरीर परिवर्तन के दूसरे चरण पर है? अरे, इस साल के उम्मीदवार तो बहुत खराब हैं। दूसरे चरण का शारीरिक परिवर्तन करने वाला लड़का वास्तव में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। आप किस स्तर की प्रतिभा है? लियू मिंगजियांग ने भी यही कहा। सच्चाई ये थी कि उसने पहले ही पूछताछ कर ली थी और उसे सब कुछ पता था। लिन मिंग केवल एक मध्यम तीसरी श्रेणी की प्रतिभा थी। ये प्रतिभा भले ही 7 गहन मार्शल हाउस के बाहर अच्छी रही हो, लेकिन 7 गहन मार्शल हाउस में ये सबसे निम्न थी। उसने जानबूझकर लिन मिंग को उकसाने के लिए ये पूछा था। मेरी प्रतिभा का तुमसे क्या संबंध है? लिन मिंग ने शांत भाव से उत्तर दिया। वह जानता था कि ये दोनों लड़के उसके असली सार पत्थरों की लालसा कर रहे थे और उसके क्रोध को भड़काकर उसके साथ जुआ खेलना चाहते थे, जैसा उन्होंने वांग यानफेन के साथ किया था। स्काई फॉर्चून किंगडम में अधिकारी मार्शल कलाकारों के बीच झगड़े में खुद को शामिल नहीं करते थे, क्योंकि भले ही वे ऐसा करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए इसका समाधान मार्शल आर्ट द्वंद्व युद्ध पर जुआ खेलना था। जब तक दोनों पक्ष आपसी सहमति से जीत की शर्तों और पुरस्कारों पर सहमत नहीं हो जाते, तब तक हारने वाला पक्ष आगे नहीं बढ़ सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस प्रकार का प्रस्ताव बहुत लोकप्रिय था, यहाँ तक कि सप्तम मार्शल हाउस भी इसका अपवाद नहीं था। हे, बेशक इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने केवल कुछ अफवाहें सुनी थी कि भाई लिन एक मध्यम तीसरी कक्षा का छात्र है। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। हालांकि हाल ही में हुई प्रवेश परीक्षा के सभी अभ्यर्थी बेकार हैं, लेकिन आप जैसे बेकार, निकम्मे व्यक्ति ने प्रथम स्थान कैसे प्राप्त किया? हो सकता है कि पहले तो ये कुछ पाखंडपूर्ण दोहरी बात लगे, लेकिन इन शब्दों में सीधे तौर पर चेहरे की कोई परवाह नहीं थी। इन दोनों युवकों की नज़र में लिन मिंग एक छोटा लड़का था। उस पर कदम रखने के लिए उन्हें कुछ भी दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। लिन मिंग ने ठंडी निगाह से देखा और चुटकी ली। आप 7 गहन मार्शल हाउस में इस तरह की बातें करते हैं? क्या आप अपने दयनीय और दुर्बल अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी नए शिष्य के सच्चे सार पत्थरों को चुराने और षड्यंत्र रचने पर निर्भर है? ऐसी शर्मनाक बातें करने के लिए बेहतर है कि तुम जल्दी ही यह जगह छोड़ दो। तुम सिर्फ अपने परिवार के सामने अपनी इज्जत गंवा रहे हो। छोटा लड़का, तुम मौत को दावत दे रहे हो। युवक का चेहरा उतर गया। तुम तो कोई तीसरी श्रेणी की प्रतिभा वाले व्यक्ति हो। कुत्ते की बकवास जैसे आप केवल कुछ दुर्लभ सामग्री खाने से 7 गहन मार्शल हाउस में अपना रास्ता बनाने में कामयाब रहे। मेरी नज़र में तो तुम कुत्ते की विष्ठा से भी कम हो। ऐसे दुष्ट शब्दों को सुनकर लिन मिंग ने अपनी बाहें सिकोड़ लीं और महसूस किया कि उसका दिल गुस्से से भर गया। मैं मूल रूप से बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। चूंकि तुम सचमुच ही माहौल बिगाड़ना चाहते हो और मेरे साथ जुआ खेलना चाहते हो, तो अगर ऐसा है तो। लिन मिंग, उसी समय लिन मिंग की पीठ के पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, उनके जाल में मत फंसो। लिन मिंग ने अपना सिर घुमाकर देखा तो लिन वू और लिन फेंगयुआन उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे।
जिस आदमी ने बीच में बोलकर उसे टोका था उसका नाम लिन वू था। उसका रंग रूप बहुत अच्छा नहीं था। ये दोनों मुश्किल थे। उनके परिवार के संबंध में लियू मिंगजियांग का लियू परिवार उनके लिन परिवार से कमतर नहीं था, लेकिन जब ताकत की बात की गई तो वह इन दोनों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते थे। लिन वू, अगर तुम होशियार हो तो तुम तुरंत रास्ते से हट जाओगे। तलवार लिए युवक ने ठंडी सांस ली और उसके पूरे शरीर से हत्या का भाव झलक रहा था। इस जानलेवा आभा से लड़के की तलवार प्रभावित हुई और हल्की हल्की बजने लगी। ये युवक तो पहले ही अपनी कृपान के साथ एक हो चुका था। लिन मिंग को याद आया कि यदि कोई मार्शल कलाकार अपने हथियार के साथ एक हो जाए और उससे संवाद कर सके तो वह हथियार अपने स्वामी के इरादों और वास्तविक सार को समझ सकेगा और इस प्रकार ऐसी प्रतिक्रिया देगा। इस प्रकार की सीमा के लिए अत्यंत उच्च स्तर की प्रतिभा और समझ की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ सावधानीपूर्वक खजाने का संवर्धन भी करना होता है। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना वांग यानफेंग कर सके। हालांकि वांग यानफेंग के पास भी एक दुर्लभ खजाना था, लेकिन जब उसने आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया था तो लिन मिंग ये देख पाया था कि ये दोषों से भरा था और इस प्रकार वह केवल पहले प्रयास से ही उसके मार्शल कौशल को तोड़ने में सक्षम हो गया था। इसके अलावा इस व्यक्ति की हत्या करने की मंशा इतनी गहरी थी कि संभवतः उसने पहले भी कई लोगों की हत्या की होगी। ऐसे व्यक्ति को संभालना आसान नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिन मिंग ने बाहें सिकोड़ी। चाहे यह आदमी हो या लिन मिंग जियांग, वे दोनों ही बिना दिमाग वाले घमंडी मूर्ख प्रतीत होते थे, लेकिन वे वास्तव में छिपे हुए स्वामी थे। वह निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं था। लिन वू को इस हत्या के इरादे से पीछे हटना पड़ा और उसका रंग और भी बदसूरत हो गया। यद्यपि वह भी पृथ्वी हॉल में था, लेकिन उसकी रैंकिंग इन दोनों से बहुत पीछे थी और वह उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इन दोनों युवकों के साथ संघर्ष करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण था। उसने लिन मिंग की आस्तीन खींची और फुसफुसा कर कहा, लिन मिंग, चलो चलें। तुम जाना चाहते हो? हाँ, लिन वू, तुम सचमुच काय कछुए की उपाधि के योग्य हो। मुझे यह अजीब लगा कि तुम्हारे जैसा कमजोर काय साथ गहन मार्शल हॉल के पृथ्वी हॉल में कैसे घुसपैठ कर सकता है। क्या ग्रीन मलबरी सिटी का लिन परिवार विशेष रूप से कछुओं का पालन पोषण करने वाला परिवार है, विशेषकर काय कछुए? लिन वू इस बेईमानीपूर्ण उपहास का सामना करते हुए अपना आपा खो बैठा, खासकर जब यह उसके परिवार से जुड़ा था। वह ये सहन नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार पकड़ ली और आगे बढ़ा, लेकिन लिन मिंग ने उसे रोक दिया। लिन मिंग देख सकता था कि लिन वू इस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं था। इतना आवेगशील मत बनो, वे मेरे लिए आए। जुए की लड़ाई इतनी बुरी नहीं है। हाँ, कितना सीधा और ताज़ा। ये बड़ा भाई शायद छोटा भाई भी हो सकता है। हे, वह समय और स्थान बताएं जो आप चाहते हैं, युवक ने अहंकार भरी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा। लिन वू ने तत्काल कहा, लिन मिंग, उसके बहकावे में मत आना। वह आदमी आपके असली सार पत्थरों के लिए आया था। उसका नाम झांग कैंग है। वह विसरा प्रशिक्षण के शिखर पर है और वह आल्टिक मसल चरण में भी आधा कदम आगे बढ़ चुका है। इस व्यक्ति का ब्लेड का काम आश्चर्यजनक है। उनका रैंकिंग स्टोन स्थान 109 है। क्या आप जानते हैं कि 109 स्थान किस प्रकार का अस्तित्व है? 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में एक नया शिष्य जो 180 से ऊपर प्रवेश कर सकता है पहले से ही दुर्लभ है। यहाँ तक कि लिंग सेन, ताकू, झांग गुआन्यू और उनके जैसे अन्य पात्र जो पहले स्थान के उम्मीदवार हुआ करते थे, वे भी 130 से ऊपर नहीं जा सके। लिंग सेन, लिंग मिंग स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति को जानता था। वह स्वर्गीय निवास के सबसे बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु थे। यदि वह कई मुख्य शिष्यों को शामिल नहीं करता तो लिंग सेन 7 गहन मार्शल हॉल में सभी के बीच प्रथम स्थान पर होता। उसकी युद्ध क्षमता शायद किन शिंगक्सुआन से भी अधिक होगी। हालांकि उसने ताकू और झांग गुआन्यू के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वे लिंग सेन की तरह ही निर्दयी और मजबूत किस्म के लोग थे और शायद उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं थे। लिन वू ने आगे कहा, ये झांग कैंग पृथ्वी हॉल में मौजूद लोगों में शीर्ष पाद है। कुछ समय बाद वह भी शायद स्वर्गलोक में प्रवेश कर जाएगा। बस तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। लिन मिंग ने जवाब दिया, बड़े भाई, मुझे पता है। लिन वू ने चिंतित होकर कहा, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? आप नहीं जानते कि हालात कहाँ खड़े हैं। मैं जानता हूं कि आप मजबूत हैं और शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर किसी से लड़ सकते हैं, लेकिन 7 गहन मार्शल हाउस के पृथ्वी हॉल के शिष्यों में से कौन प्रतिभाशाली नहीं है? आप अपने से ऊपर के रैंक वाले लोगों से लड़ सकते हैं और दूसरे नहीं। झांग कैन की ताकत के साथ 7 गहन मार्शल हाउस के बाहर शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण के शिखर पर मौजूद मार्शल कलाकार भी जरूरी नहीं कि उसका मुकाबला कर सकें। लिन वू ने जो कहा वह गलत नहीं था। 7 गहन मार्शल हाउस वह स्थान था जहां सभी प्रतिभाशाली लोग एकत्रित होते थे। उनके बीच प्रतिदिन लड़ाइयाँ होना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि लिन मिंग की वर्तमान शारीरिक शक्ति शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण के किसी व्यक्ति के बराबर थी और अराजक गुणों का मुकाबला करने वाली मेरिडियन शक्तिशाली थी, फिर भी लिन मिंग के लिए एक ऐसे प्रतिभाशाली साथी से लड़ना बहुत मुश्किल था जो उससे 2 चरण ऊपर था। जब लिन वू बोल रहा था, झांग कैंग ने अपनी बाहें छाती पर रख लीं और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। क्या आपकी चर्चा समाप्त हो गई है? क्या तुम छोटे कछुए बनोगे या मेरे साथ शर्त लगाओगे? लिन मिंग ने अपना मुंह खोला और कहा, आपको मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। चीजों को भड़काने का कोई महत्व नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि इसमें किस प्रकार का जुआ शामिल होगा। लिन मिंग ने अपना मुंह खोला और कहा, आपको मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। चीजों को भड़काने का कोई महत्व नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि इसमें किस प्रकार का जुआ शामिल होगा।
युवा चचेरे भाई, उससे कोई वादा मत करो। लिंग फेंगयुआन ने भी बात की, लेकिन झांग कैन का सामना करते हुए उसके शब्द थोड़े कमजोर लग रहे थे। लिन मिंग ने हाथ हिलाया, वह जानता था कि हालात कैसे हैं। स्पष्ट रूप से हम सच्चे सार पत्थरों पर दांव लगाएंगे। यदि तुम हार गए तो तुम अपने द्वारा प्राप्त किए गए 10 सच्चे सार पत्थर मुझे सौंप दोगे। अगर मैं हार गया, हे तो मैं तुम्हें 20 दूंगा। अच्छा, आपने अभी कहा था कि मैं समय और स्थान चुन सकता हूँ। स्थान के लिए मैं प्रतियोगिता क्षेत्र चुनता हूँ। समय के लिए हम 1 महीने बाद दोपहर 1 बजे एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध करेंगे। 1 माह? झांग कैंग ने स्तब्ध भाव से पूछा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन मिंग ऐसे समय पर फैसला लेगा। चाहे उसके पास कितना भी समय हो, वह बेकार था। उसकी सड़ी हुई तीसरी श्रेणी की प्रतिभा के साथ जितना अधिक समय बीतता जाएगा, दोनों के बीच का अंतर उतना ही बढ़ता जाएगा। अच्छा, यदि आप 1 महीना चाहते हैं तो यह 1 महीना होगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर और जीने दूंगा। झांग कैंग ने लिन मिंग को कुछ झिझक के साथ देखते हुए कहा। वह भी एक युवा व्यक्ति था और वह अपने लिए असली सार पत्थर हथियाने के लिए अधीर था। झांग कैंग और लियू मिंगजियांग आत्मसंतुष्ट मुस्कुराहट के साथ चले गए। लिनवू को पीछे छोड़कर दुखी होकर अपना सिर हिलाते हुए और आग भरते हुए कहा, युवा चचेरे भाई, आप थोड़े ज्यादा ही आवेगी थे। 7 गहन मार्शल हाउस में आने वाले नए शिष्य हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लेकिन ये सभी पुराने शिष्य भी प्रतिभाशाली हैं। उनमें से हर एक, उन्होंने लंबे समय तक 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में भी अध्ययन किया है, विशेष रूप से इस झांग कैंग। हाँ, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इन 10 सच्चे सार पत्थरों ने एक मूल्यवान सबक खरीदा है। लिन मिंग खुशी से हंसे और फिर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद भाई वो, आपने अपना सिर उठाया और आज मेरा बचाव किया। लेकिन मैं इस लड़ाई से बच नहीं सकता था, अन्यथा यह मेरी इच्छाशक्ति को कमजोर कर देगा और मेरे दिल को परेशान करेगा और मेरी भविष्य की साधना को विचलित कर देगा। लिंग मिंग ने अपने परिवार के इस बड़े चचेरे भाई को भाई वू कहने का फैसला किया था, क्योंकि उसने लिन वू को पहचान लिया था। लिन वू एक अच्छा व्यक्ति था। जब कठिन समय आया तो उसने अपना सिर उठाया और साहस के साथ उसका बचाव किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब लिन मिंग ने यह कहा तो उसने देखा कि वांग यानफेक पास में खड़ा था और उसकी ओर देख रहा था। यह देखकर कि लिन मिंग ने उसकी ओर देखा, वांग यानफेक ने कहा, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, आप भी। चूंकि उनकी परिस्थितियां एक जैसी थीं और उनका सामना एक ही दुश्मन से था, इसलिए उनके रिश्ते में दुश्मनी और तनाव कम हो गया था। मैं हारूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं हार भी जाऊं तो भी भविष्य में मैं जीतूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लियू मिंगजियांग है या आप। वांग यानफेक ने ये शब्द कहे और फिर मुड़कर चले गए। लिनवू ने भी वांग यानफेक की बातें सुनी थी। उन्होंने महसूस किया कि वांग यानफेक भी जानता था कि लियू मिंगजियांग को हराना उसके लिए लगभग असंभव था। लेकिन यह वांग यानफेक का मार्शल आर्ट का मार्ग था। यद्यपि वह पराजित हो गया, फिर भी उसने अपना साहस नहीं खोया। भागना उसके स्वभाव में नहीं था। इस वांग यानफेक का दिल कभी हार नहीं मानता और उसकी प्रतिभा भी अच्छी है। बाद में वह शायद अपने लिए कुछ बना ले, लेकिन अगर वह किसी संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता था तो उसके पास अभी भी कमी है। स्किल्सपिल महाद्वीप असंख्य जीवित प्राणियों के साथ विशाल और असीम था। यदि कोई मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचना चाहता है तो ये सभी कठिनाइयों से परे है। इस समय लिन मिंग को अचानक कुछ याद आया। ठीक है भाई वो, क्या इस तरह की जुए की लड़ाई पहले भी अक्सर होती थी? इस तरह के मामले में ऐसा लगता है कि आमतौर पर नया शिष्य ही हारेगा। क्या मार्शल हाउस में किसी प्रकार की विनियमन प्रणाली नहीं है? लिनवू ने कहा, नहीं, मार्शल हाउस के नियम केवल प्रतिद्वंद्वी को जानबूझकर अक्षम करने या उन्हें मारने की अनुमति नहीं देते हैं। जहां तक अन्य सभी मामलों का प्रश्न है, उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसलिए 7 गहन मार्शल हाउस में अक्सर असाधारण और भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं, जिन्हें देखकर 7 गहन मार्शल हाउस खुश होते हैं। हालांकि किसी नए शिष्य को धमकाना और उनके असली सार पत्थरों को ले जाना बहुत दुर्लभ है। इससे उनकी छवि खराब होती है और उनकी प्रतिष्ठा कम होती है। जो लोग अपनी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं, वे ये काम नहीं करेंगे। ओह, क्या लियू मिंगजियांग और झांग कैन का चरित्र इतना निंदनीय है? लियू मिंगजियांग हमेशा से बदमाश रहा है, लेकिन झांग कैन, सच तो यह है कि वह एक निर्दयी आदमी है। वह कुछ समय तक सेना में रहा और उसने कई लोगों की हत्या की। उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना कठिन है, लेकिन वह लापरवाही से काम करता है। आपके साथ शर्त लगाना कोई अजीब बात नहीं है। सही, क्या ये झांग कैन झुयान को जानता है? झुयान, जहां तक मुझे पता है, झुयान और झांग कैन सहयोगी हैं। वे एक साथ सेना में शामिल हुए थे। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? लिनवू को झुयान और लिन मिंग के बीच के रिश्ते के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने पूछा। ये कुछ भी नहीं है, लिन मिंग ने हल्के से कहा। वह लिनवू के साथ इन व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन मिंग को यह अजीब लगा कि झुयान ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा लगता है कि यह झांग कैन झुयान का आदमी था। कोई रास्ता नहीं था जिससे झुयान उसे शांतिपूर्वक 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करने दे। झुयान उसे प्रवेश करने से रोकना चाहता था, लेकिन 7 गहन मार्शल हाउस 7 गहन घाटियों के शासन के अधीन था, जिसका क्षेत्र सैकड़ों हजारों मील और यहां तक कि कई राज्यों पर हावी था। 7 गहन मार्शल हाउस आकाश भाग्य साम्राज्य के भीतर एक सर्वोच्च अस्तित्व था, और यहां तक कि शाही परिवार भी उनका एक बाल भी हिलाने की हिम्मत नहीं करता था।
जब तक वे 7 गहन मार्शल हाउस के भीतर थे, भले ही झू यान एक हाउटियन विशेषज्ञ था, वह इस छिपे हुए ड्रैगन 7 गहन मार्शल हाउस में हत्या करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उसके पास एकमात्र विकल्प यह था कि वह 7 गहन मार्शल हाउस के नियमों और विनियमों के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करे जो उसके साथ जुए की लड़ाई करे। फिर इसकी आड़ में वह व्यक्ति जानबूझकर गंभीर घाव पहुंचाएगा और उसकी मार्शल आर्ट की भावना को नष्ट कर देगा। इस व्यक्ति की ताकत स्वाभाविक रूप से 1 मील अधिक रही होगी। पृथ्वी हॉल का झांग कैंग उसे कुचलने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था। हालांकि लिन मिंग ने फैसला किया कि वह उसे कुचल देगा। लिन मिंग ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसने यह नहीं सोचा था कि झू यान पहले से ही सेना में था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह शरीर परिवर्तन के चौथे चरण की चरम शक्ति के साथ स्वर्गीय धाम में प्रवेश कर सका। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी ताकत झांग कैंग से अधिक थी। अच्छा, केवल इस तरह से ही ये दिलचस्प होगा। लिनवू ने लिन मिंग के चेहरे पर थोड़ा बदलाव देखा और कहा, भाई, क्या आपको झू यान से कोई परेशानी है? लिन मिंग ने सिर हिलाया। हाँ, ये है। लिनवू ने कुछ चिंता के साथ सुना। भाई, मैं यहाँ के लोगों की प्रतिष्ठा के बारे में कुछ जानता हूँ। ये झू यान शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर था जब उसने स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने के लिए 7-2 रैंक के स्वर्गीय निवास शिष्य को हराया, लेकिन उस शिष्य की शक्ति पहले से ही शरीर परिवर्तन के चौथे चरण में थी। लिन मिंग थोड़ा स्तब्ध था। 7 गहन मार्शल हाउस के चौथे चरण के मार्शल कलाकारों की तुलना बाहरी लोगों के साथ नहीं की जा सकती थी। उनकी ताकत निश्चित रूप से नंबर 1 थी, लेकिन फिर भी वे शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर झू यान से हार गए। जाहिर है झू यान शक्तिशाली था। स्वर्गीय निवास में हमेशा 72 छात्र रहे हैं। सामान्यतः जो लोग शरीर परिवर्तन के चौथे चरण में सक्षम हैं, उनके पास प्रवेश की योग्यता है। शर्त केवल यह है कि वे स्वर्गीय निवास के किसी भी शिष्य को हरा दें और उसके बाद वे प्रवेश कर सकते हैं और उस शिष्य को समाप्त कर दिया जाएगा। स्वर्गीय निवास के छात्रों में से कौन अद्वितीय प्रतिभाशाली नहीं है? शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण की ताकत से उन्हें हराने में सक्षम होना। ये झू यान मानव रूप में एक ड्रैगन है और वास्तव में अकल्पनीय है। भाई, अगर आप उसका विरोध करते हैं तो। लिन मिंग मुस्कुराए और बोले, सलाह के लिए धन्यवाद भाई वू। लिन वू ने कहा, मम, आपको इस संघर्ष को यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। इस झू यान का भी झू परिवार में उच्च दर्जा है। यद्यपि वह पहली पत्नी का सबसे बड़ा पुत्र नहीं है, फिर भी उसकी ताकत बहुत अधिक है और वह घर के मुखिया का पद प्राप्त कर सकता है। आपको शायद पता न हो, लेकिन वर्तमान प्रमुख की बेटी का विवाह शाही महल में हुआ है। एक सच्चा आदमी किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। एक मार्शल कलाकार के लिए थोड़ी शर्म सहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आवश्यक हो तो थोड़ी सी माफी मांगने से आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। शांति की पेशकश करना भी एक सुखद समाधान हो सकता है। मम, मैं समझता हूँ। लिन मिंग ये सुनते ही मुस्कुराया। वह निश्चित रूप से झू यान की स्थिति को जानता था, अन्यथा वह लैन यून्यू को 7 गहन मार्शल हाउस में शामिल करने की क्षमता नहीं रखता। इस तरह का काम केवल उसकी चाची ही कर सकती थी। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले निकल जाऊंगा। हालांकि वे एक दूसरे को बहुत कम समय से जानते थे, लिन मिंग को लिन वू के व्यक्तित्व की अच्छी समझ थी। वह बहुत अधिक सतर्क और थोड़ा निर्णायक था तथा निर्णय लेने में हर पहलू पर विचार करता था। इस प्रकार की प्रवृत्ति वास्तव में मार्शल आर्ट सीखने के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि इससे आत्मा कमजोर हो जाती और भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल करना मुश्किल हो जाता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसका उपनाम इतना भयानक था। हालांकि लिन वू का चरित्र दयालु और अच्छा था, वह जानने लायक था। मुझे एक आखिरी बार कहना है भाई, तुम सावधान रहना। उन 10 सच्चे सार पत्थरों के बारे में चिंता मत करो। हमारे लिन परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इन्हें खरीदा भी जा सकता है। भाई, परिवार को भविष्य में आपसे बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं होंगी और वे आपका अच्छे से स्वागत करेंगे। कुछ सच्चे सार पत्थरों को खोना कोई बड़ी बात नहीं है। लिन मिंग मन ही मन हंसा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है, अध्याय का शीर्षक एक छोटा सा रहस्य उजागर करने वाला है, इसलिए मैंने इसे सफेद रंग में रंग दिया है। यदि आप इसे अभी पढ़ना चाहते हैं तो इसे हाईलाइट कर दें या प्रतीक्षा करें और अध्याय के नीचे इसे पढ़ें। लिन वू से विदा लेने के बाद लिन मिंग अपने निवास पर लौट आया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन दिनों उसका समय खत्म हो रहा है, मानो वह लगातार घड़ी के खिलाफ दौड़ में लगा हुआ है। लिन मिंग ने जुआ मैच के लिए एक पल में सहमति नहीं जताई थी। उसने अपने दिल में पहले से ही एक योजना बना रखी थी। लिन वू ने कहा था कि लिंग सेन, ताकू और झांग गुआन्यू जैसे खिलाड़ी, जो सभी शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं थे, पहली बार 10,000 किलिंग एरे में प्रवेश करने पर 130 रैंक पार करने में असमर्थ रहे थे। झांग कैन को 109 स्थान मिला। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच का अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। लिन मिंग अभिमानी नहीं था। उसे विश्वास था कि वह ऐसा परिणाम प्राप्त कर सकता है जो लिंग सेन के पहले प्रवेश की तुलना में अधिक दुर्जेय होगा। इसलिए उसने हिसाब लगाया कि उसे 1 महीने का समय चाहिए। लिंग सेन, ताकू और झांग गुआन्यू जब पहली बार मार्शल हाउस में दाखिल हुए थे तब वे लगभग 130 रैंक पर पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें शायद 1 महीने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। औषधीय शिलालेख प्रतीक को पूरा करने में कम से कम आधा महीना लगेगा। शेष आधे हिस्से का उपयोग गोलियों की प्रभावकारिता को धीरे धीरे अवशोषित करने और अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल 2 बहुमूल्य गोलियां थी जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। औषधीय शिलालेख प्रतीक द्वारा प्रदान की गई बढ़ी हुई गोली शक्ति के अलावा ये लिनमिन के लिए शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त होगा और यहाँ तक कि उसे अपनी साधना को मजबूत करने में भी मदद करेगा। एक बार ऐसा हुआ तो लिनमिंग और झांग कैन की साधना का अंतर केवल एक चरण का होगा। यदि वह देवताओं के दायरे के शीर्ष स्तरीय कौशल मैनुअल अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन पर भरोसा करता है और फिर भी तीसरे चरण की आधी सीमा को पार करने में असमर्थ होता है और कम से कम रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 100 में जगह बनाने में असमर्थ होता है, तो उसे जुआ मैच हारने पर कोई अन्याय महसूस नहीं होगा। यदि ऐसा है तो उन्हें गहन आत्मनिरीक्षण करना होगा। ऐसा सोचते हुए लिनमिंग ने फिर से अपने औषधीय शिलालेख प्रतीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शिलालेख कौशल के संदर्भ में हालांकि उन्होंने बुजुर्ग की आत्मा के टुकड़े की यादें प्राप्त की थीं, वह एक जूनियर था जो अभी भी कौशल में बहुत उथला था। किसी भी नवीनता के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। एकमात्र चीज जो वह कर सकते थे वह थी तकनीकों का निरंतर अभ्यास करना तथा शरीर की गतिविधियों को पानी में मछली की तरह अपने शरीर में समाहित होने देना। आज लिनमिंग ने हमेशा की तरह अपने सच्चे सार को घुमाने का अभ्यास करने के बाद अभ्यास करने के लिए सामग्री का उपयोग करना शुरू कर दिया। शुरुआत में असफलता तय थी, इसलिए उन्होंने सबसे कम मूल्यवान सामग्री चुनी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जेड ब्लू फ्लावर से रस निचोड़ते हुए लिनमिंग ने ध्यान केंद्रित किया और रस को हवा में हिलाने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग किया। उसने गहरी सांस ली, शांत हुआ और अपने मन को शांत किया। चलो शुरू करो, एक नया फॉर्मूला। लिनमिंग ने चुपचाप खुद को उत्साहित किया और अपने दाहिने हाथ को मंद भ्रामक चमक के साथ हिलाना शुरू कर दिया, जो प्रकाश की इंद्रधनुष के साथ चमक रहा था। वस्तु अभिलेख प्रतीक की तुलना में औषधीय अभिलेख प्रतीक का पता लगाना कई गुना अधिक जटिल था। प्रारंभ में लिनमिंग ने शरीर परिवर्तन के प्रथम चरण में सच्चे सार की शक्ति के साथ बलपूर्वक वस्तु शिलालेख प्रतीक तैयार किया था। उस समय उसका वास्तविक सार अपनी सीमा तक फैल चुका था, लेकिन अब जब वह बड़ी कठिनाई से शरीर परिवर्तन के दूसरे चरण पर पहुंचा था तो उसका वास्तविक सार बढ़ गया था और जमकर गाढ़ा हो गया था। लेकिन अब पलक झपकते ही उसने एक वस्तु अभिलेख प्रतीक बनाने के लिए आवश्यक अधिक सच्चे सार का उपयोग कर लिया था और उसका असली सार अभी भी फैला हुआ था। सौभाग्य से इस स्थिति में लिनमिंग को यह बहुत बोझिल नहीं लगा, बल्कि उसने इसे स्वागतपूर्वक सहन किया। केवल स्वयं को सीमा तक धकेलने से ही वे प्रगति करने में सक्षम होंगे। 1 घंटा बीत गया और लिनमिंग के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आई। प्रत्येक रून को खींचना वस्तु शिलालेख रून को खींचने से कई गुना अधिक कठिन था। उसने अपने दांत भींच लिए और कठिनाई के बावजूद डटा रहा। सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले के समर्थन के बावजूद लिनमिंग सच्चे सार के ऐसे उपभोग का सामना नहीं कर सका और अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था, जबकि उसने निचले आत्मा उपचार प्रतीक का आधा भी पूरा नहीं किया था। लिनमिंग को पहले भी इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा था जब वह वस्तु अभिलेख प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहा था। इतने कम समय में उसके शरीर में सच्चे सार की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करना अवास्तविक था। एकमात्र संभव तरीका था असफलता की दर को कम करना, तकनीकों में अपने कौशल को बढ़ाना और जितना संभव हो सके उतना सच्चा सार बचाना। वह अब और इसे सहन नहीं कर सका। पेंग, एक विस्फोट की आवाज हुई और लिनमिंग के सामने असंख्य शिलालेख प्रतीक चमकदार आतिशबाजी की तरह जोर से फट गए। जब ये आतिशबाजी खत्म हो गई तो गहरा अंधेरा छा गया। शाम हो गई है। लिनमिंग ने एक सांस छोड़ी और अपने बिस्तर पर बैठ गया। कमरा बहुत शांत और शांतिपूर्ण था और लिनमिंग उसकी सांस और दिल की धड़कन की आवाज सुन सकती थी। वह बहुत थक गया था। लिनमिंग अपने बिस्तर पर पीछे की ओर लेट गया, इतना आलसी कि अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा था। पिछले कुछ महीनों में उसने शिलालेख तकनीकों का अभ्यास किया था। उसने लगातार अपनी आत्मिक शक्ति पर सीमा तक दबाव डाला था, फिर भी उसने कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था जितना अब महसूस कर रहा था। उसके पास अपने भीतर सच्चे आदिम अराजकता सूत्र को घुमाने की भी ताकत नहीं थी। यदि उनका सच्चा सार झील के पानी की तरह था तो यह औषधीय शिलालेख प्रतीक एक भयंकर गर्म और शुष्क रेगिस्तान था जहां उनके सच्चे सार की आखिरी बूंद भी चूस ली गई थी। मैं सोना चाहती हूँ। यद्यपि यदि वह इस समय अभ्यास करता तो उसे अच्छे परिणाम मिलते, परंतु उसकी आत्मिक शक्ति और सच्चे सार का उपभोग बहुत गंभीर था और इससे उसे थकावट का एहसास होता था, जिसके कारण वह अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हम सही सच्चे सार पत्थर। वह अप्रत्याशित रूप से उनके बारे में भूल गया था। इनके साथ यदि वह अपने सच्चे सार के पूरक के रूप में इन सच्चे सार पत्थरों का उपयोग करता तो क्या यह परिपूर्ण नहीं होता? लिनमिंग को बैठने में कठिनाई हुई। जब उन्होंने व्याख्यान में भाग लिया था तो उन्हें 10 सच्चे सार पत्थर प्राप्त हुए थे। उसने अपने थैले से एक पौधा निकाला और लालच से उसके भीतर के शुद्ध सच्चे सार को सोखना शुरू कर दिया। उसके हाथों के छिद्रों से समृद्ध सच्चा सार निरंतर एक स्थिर धारा में बहता रहता था। क्योंकि लिनमिंग ने अभी तक पल्स कंडेंसेशन अवधि हासिल नहीं की थी, उसके पूरे शरीर की नसें उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं और मेरिडियन को अवरुद्ध कर रही थीं और सच्चा सार केवल उसके छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर सकता था और धीरे धीरे वहां से बह सकता था। यदि उसके भीतर सच्चे सार के प्रवाह की तुलना करें तो वह कीचड़ भरे दलदल के समान था। शरीर के वे मध्यांतर जहां ऊर्जा का संचार होता है अत्यधिक विशाल थे और उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी।
यही कारण है कि एक मार्शल कलाकार का पल्स कंडेंसेशन पीरियड में प्रवेश करना एक महत्वपूर्ण छलांग थी। सच्चे सार के साथ साथ उसके शरीर में अंतहीन रूप से विलीन हो रहा था। लिनमिन का शरीर एक सूखे बेसिन की तरह था जिसमें एक बुदबुदाता हुआ झरना डाला जा रहा था। ये एक अवर्णनीय रूप से ताजगी भरा और आरामदायक एहसास था और उसकी थकान पूरी तरह से गायब हो गई। लिनमिंग ने सच्चे आदिम अराजकता सूत्र को घुमाना शुरू कर दिया और अपने शरीर में धीरे धीरे सच्चे सार के प्रवाह का मार्गदर्शन किया। यद्यपि ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला एक शीर्ष स्तरीय गुणवत्ता वाली सच्ची सार विधि थी, इस स्थिति में मेरिडियन अभी तक नहीं खुले थे, इसलिए सच्चे सार की परिसंचरण गति सीमित थी। जैसे जैसे सच्चा सार बार बार घूमता गया, वह संचित होने लगा, उसके शरीर में रक्त संचार तेजी से बढ़ने लगा। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। लिनमिंग के शरीर के भीतर सच्चे सार के परिसंचरण की गति तेज होने लगी, जब तक कि यह अंततः अतीत की शीर्ष गति को पार नहीं कर गई। ये कैसे हो सकता है? लिनमिंग आश्चर्यचकित था और उसने सच्चे आदिम अराजकता सूत्र को घुमाना जारी रखा और परिसंचरण की गति तेज होती रही। उसी क्षण एक छोटी सी आवाज के साथ असली सार पत्थर लिनमिंग के हाथ से खुल गया। असली सार पत्थर तो पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। लिनमिंग कंजूस नहीं था, उन्होंने टूटे हुए पत्थर को नीचे रख दिया और दूसरा सच्चा सार पत्थर उठा लिया तथा सच्चे आदिम अराजकता सूत्र को घुमाना जारी रखा। ताज़ा शुद्ध सच्चे सार का विशाल प्रवाह उसके शरीर में विलीन हो गया। लिनमिंग की वास्तविक सार परिसंचरण गति पहले से भी अधिक बढ़ गई और त्वरण में धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखा। आधे महीने पहले यदि लिनमिंग के ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के सच्चे सार की क्रांति की गति एक शिशु के रेंगने जैसी थी, तो वर्तमान में उसके सच्चे सार की गति एक किशोर की पूरी गति से दौड़ने जैसी थी। ये सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले की पहली परत की बड़ी सफलता थी। लिनमिंग ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर खुशी और परमानंद का भाव प्रकट हुआ। वह 3 महीने तक सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले की पहली परत पर जुनूनी रहा और अंततः उसमें सफल हो गया। लिनमिंग ने तुरंत अपना दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। वह 7 गहन मार्शल हाउस के शक्ति मापक कक्ष की ओर दौड़ा। स्कूल में दाखिले के दौरान जब उन्हें जेड स्लिप मिली थी तो उसमें शक्ति मापक कक्ष के बारे में परिचय दर्ज था। कोई भी 7 गहन मार्शल हाउस शिष्य अपनी ताकत को मापने के लिए अंदर की पत्थर की गोलियों का उपयोग कर सकता था। सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले की पहली परत की बड़ी सफलता तक पहुंचने के बाद लिनमिंग ये जानने के लिए उत्सुक था कि वह कितना अधिक शक्तिशाली हो गया है। रात काफी हो चुकी थी। मार्शल हाउस के अनुयायी या तो अपने कमरों में साधना कर रहे थे या सो गए थे। सड़कों पर अब भी कुछ ही लोग बचे थे। लिनमिंग ऐसे चला जैसे वह आधा उड़ रहा हो और जल्दी से शक्ति मापने वाले कमरे में पहुंच गया। शक्ति मापने वाले कमरे में कोई नहीं था, केवल एक बूढ़ा आदमी था जो अपने पास एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक जलाकर दरवाजे पर पहरा दे रहा था। वह एक कमजोर कुर्सी पर थका हुआ पड़ा था और थोड़ा नींद में लग रहा था। लिनमिंग ने उनका अभिवादन किया, फिर उनके पास से होते हुए कमरे में चला गया। अंदर पत्थर के खंभों की एक पंक्ति थी जिनका उपयोग ताकत मापने के लिए किया जाता था। वे सभी पूरी तरह से खाली थे। कोई सामान्य व्यक्ति अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए इतनी देर रात यहाँ बेकार नहीं बैठेगा। लिनमिंग ने बेतरतीब ढंग से एक पत्थर का खंभा चुना और उसके सामने मजबूती से खड़ा हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, शरीर को शिथिल कर दिया और सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले को चरम सीमा तक घूमने दिया। लिनमिंग ने अचानक मुक्का मारा और उसका पहला मुक्का पत्थर के खंभे पर गिरते हुए एक उल्कापिंड की तरह लग रहा था। पेन, पत्थर का खंभा बेतहाशा हिल गया और यहाँ तक कि लिनमिंग के पैरों के नीचे की जमीन भी कांप उठी। प्रकाश किरण रुकी नहीं और वह कई बार ऊपर उछली। 2700, 2800, 2900, 3000, 3200, 3200 जिन्स। लिनमिंग ने चमकती आंखों से सांस ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 500 जिन्स की ताकत सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले ने छोटी सफलता से लेकर बड़ी सफलता तक उसकी ताकत में 500 जिन्स की वृद्धि कर दी थी। एक साधारण मार्शल कलाकार के लिए चरणों के बीच का अंतराल अक्सर 500 जिन्स होता था। लेकिन सच्चा आदिम अराजकता फॉर्मूला वास्तव में अराजक गुणों का मुकाबला करने वाले मेरिडियन का केवल एक हिस्सा था जो सच्चे सार को घुमाता था। ये सब कुछ नहीं था। अराजक सद्गुण मुकाबला मेरिडियन वास्तव में देवताओं के दायरे के शीर्ष स्तरीय शारीरिक परिवर्तन कौशल मैनुअल होने के योग्य था। उन्होंने याद किया कि जिन संप्रदायों में अराजक गुणों का मुकाबला करने वाली मेरिडियन शरीर परिवर्तन का अभ्यास किया जाता था, उनमें शिष्य चौकीदार होते थे जो प्रवेश द्वार के फर्श को साफ करते थे और छोटे बच्चे जो अग्निकुंडों के पास खेलते थे जिनके पास कई 10,000 जिन शक्ति होती थी। यदि वे अराजक गुणों वाले युद्ध मेरिडियन के बड़े सफलता चरण तक पहुंच गए होते तो वे अपनी ताकत पर भरोसा करके पर्वत श्रृंखलाओं को तोड़ सकते थे, समुद्रों को विभाजित कर सकते थे और आसमान को तहस नहस कर सकते थे। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की पहली परत की बड़ी सफलता तक पहुंचना केवल उसका पहला कदम था। इसमें 6 और परतें भी थीं, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक कठिन थी। अराजक गुणों का मुकाबला करने वाली मध्याह्न रेखाओं से परे और सच्चे आदिम अराजकता सूत्र को जारी रखते हुए अभी भी छिपे हुए आकाशीय तनों के 8 द्वार और 9 सितारों का महल मौजूद था। इस समय तो मैं इन प्राचीन संप्रदायों का अनुयायी बनने के भी योग्य नहीं हूँ। यह महसूस करते ही लिनमिंग का उत्साह थोड़ा कम हो गया।
वह जिस रास्ते पर चलना चाहता था वह सचमुच बहुत लंबा था। उस रात, क्योंकि लिन मिंग ने अभी अभी कौशल पुस्तिका को तोड़ा था, उसका असली सार सहज था और उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपनी साधना जारी रखी। लिन मिंग ने सच्चे आदिम अराजकता सूत्र की सीमा को मजबूत करने के बाद शेष समय अपनी शिलालेख तकनीक का अभ्यास करने में बिताया। सच्चे आदिम अराजकता सूत्र की पहली परत की बड़ी सफलता के कारण लिन मिंग की औषधीय शिलालेख को चित्रित करने की दक्षता में काफी वृद्धि हुई थी और वह पूरी योजना के लगभग 80% तक बने रहने में सक्षम था। यदि वह इसी तरह जारी रखने में सक्षम था तो अगले 7 या 8 दिनों में लिन मिंग निचली आत्मा इलाज प्रतीक को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। पागलपन भरी खेती के कारण कई सच्चे सार पत्थरों का उपभोग किया गया। ठीक उसी रात लिन मिंग ने पहले ही 3 सच्चे सार पत्थरों का उपयोग कर लिया था। हालांकि उसने झांग कैन के साथ जुए के दांव के रूप में 10 सच्चे सार पत्थरों का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन शुरू से ही लिन मिंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह हार जाएगा, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह उनका उपयोग करने से डरता। जैसे ही उसने 3 विभाजित पत्थरों को देखा जो बहुत पहले ही अपनी असली चमक खो चुके थे, लिन मिंग ने अपनी नाक को छुआ। ये प्रयोग बहुत तेजी से होता था, लेकिन 1 महीने बाद कोई इतना दयालु होता कि उसे 20 और दे देता। यदि उसे पहले पता होता कि वह इन सच्चे सारगर्भित पत्थरों का इतनी जल्दी उपयोग कर लेगा, तो उसे लगता कि 1 महीना बहुत लंबा समय है, आधा महीना तो ठीक ही होता। लिन मिंग ने लालच से अपने होठों को चटकाया। यदि ये विचार झांग कैन को ज्ञात होते तो ये बताना संभव नहीं था कि झांग कैंग इसका क्या अर्थ निकालता। ये दूसरे दिन की सुबह थी और लिन मिंग हमेशा की तरह व्याख्यान में भाग लेने के लिए जल्दी उठ गया। उन्होंने बुजुर्ग को बुनियादी बातों पर बोलते हुए सुना, लेकिन आज उसकी मुलाकात एक पुराने परिचित से भी हुई, जिससे वह व्यक्तिगत रूप से मिलना नहीं चाहता था। लैन यून्युए। मार्शल हाउस में कुल मिलाकर 600 से 700 शिष्य थे, उनसे कभी न कभी मिलना सामान्य बात थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन मिंग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह बुजुर्ग को आज के चर्चा के हथियार, भाला, उसके कौशल और उसके उपयोग के बारे में बात करते हुए सुन रहा था। लिन मिंग ने ध्यानपूर्वक सुना। व्याख्यान के अंत में जब बुजुर्ग चले गए, लिन मिंग अभी भी अपने विचारों में डूबा हुआ था। बुजुर्ग ने उसे कई प्रेरणाएं दी थीं। जब वह अंततः अपनी समाधि से वापस आया तो लैन यून्युए को छोड़कर बाकी शिष्य पहले ही मार्शल लेक्चर हॉल छोड़ चुके थे। वह उसी सीट पर इस तरह बैठी रही जैसे विचारों में खोई हुई हो। लिन मिंग ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस समय लैन यून्युए ने अचानक फुसफुसाया, लिन मिंग, क्या आप 1 सेकंड रुक सकते हैं? लिन मिंग के हाथों की गति धीमी हो गई। उसने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हालांकि लहजा विनम्र था, लिन मिंग के शब्दों में अलगाव के स्वाद का संकेत था, जिससे लैन यून्युए ने हल्की सी आह भरी। उन्होंने कहा, प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई। धन्यवाद। लैन यून्युए के बोलने के बाद एक लंबी खामोशी छा गई और दोनों के बीच का माहौल थोड़ा अजीब होने लगा। मैंने सुना है कि 1 महीने में तुम्हारा मुकाबला झांग कैन से होगा? लिन मिंग की आंखें फड़क उठीं। उन्होंने कहा, खबर इतनी तेजी से फैली? खैर, हाँ, मैंने वास्तव में झांग कैन के साथ शर्त लगाई थी। नए प्रथम स्थान प्राप्त शिष्य और पुराने शिष्य के जुआ खेलने की खबर जंगल में आग की तरह फैलनी निश्चित थी। इसके अलावा झांग कैंग और लियू मिंगजियांग ने जानबूझकर इसे यथासंभव प्रचारित किया था। लैन यून्युए ने अपने होंठ काटे, झिझकी, फिर धीरे से फुसफुसाया, झांग कैंग झुयान का पूर्व साथी है। लिन मिंग हैरान था। लैन यून्युए इन मामलों के बारे में उससे कहीं अधिक संवेदनशील और विचारशील थी जितना उसने सोचा था। उसने पहले ही सही अनुमान लगा लिया था कि यह मामला झुयान द्वारा संचालित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे पता है, लिन मिंग ने धीमे स्वर में जवाब दिया। तो फिर आप? लैन यान्युए को नहीं पता था कि उसे ये कहने के लिए अपना मुंह कैसे खोलना चाहिए, लेकिन आज वह लिन मिंग से जुआ मैच में हिस्सा न लेने का आग्रह करना चाहती थी। शब्द उसकी जीभ पर तैर रहे थे, लेकिन फिर भी उसे डर था कि लिन मिंग उसकी दलीलों पर ध्यान नहीं देगा। मुझे पता है कि तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो, लेकिन मैं पहले ही 6 महीने से सप्तम गहन मार्शल हाउस में हूँ और मैंने नए और पुराने शिष्यों के बीच कई जुआ मैच देखे हैं। नए शिष्य पुराने शिष्यों से कभी नहीं जीत पाते। यद्यपि आप नए प्रथम स्थान के उम्मीदवार हैं, झांग कैन को पृथ्वी हॉल के भीतर एक उग्र चरित्र के रूप में भी जाना जाता है, और जुयान की वजह से उसका हाथ क्रूर होगा। लिन मिंग मुस्कुराया, आपने कहा कि मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकता। क्या आपका मतलब है कि आप नहीं चाहते कि मैं लड़ाई के मैच में जाऊं? चूंकि मैं पहले ही शर्त पर सहमत हो चुका हूं, इसलिए अब मेरे लिए इस नियुक्ति को निभाना असंभव है, अन्यथा मैं युद्ध शुरू होने से पहले ही भाग चुका होता और यह मेरे युद्ध पथ के विरुद्ध होता। लेकिन ठीक है, लैन यून्युए ने आह भरी। वह जानती थी कि एक बार लिन मिंग ने अपना मन बना लिया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होगा। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैं पहले जाऊंगा, लिन मिंग ने कहा और अपना सामान उठाया और मार्शल लेक्चर हॉल से बाहर निकल गया। लैन यून्युए को अकेला छोड़कर वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही। इस समय वह अपने हृदय के स्वाद को पहचान नहीं पा रही थी। जुयान का मन बदलना असंभव था और लिन मिंग का मन बदलना भी असंभव था। वे एक दिन लड़ेंगे, लेकिन लैन यून्युए के लिए लिन मिंग की पृष्ठभूमि की ताकत की परवाह किए बिना ये सब जुयान से कमतर था। युद्ध होगा और केवल पीड़ित पक्ष ही होगा।
कॉमा समय बहते पानी की तरह बीत गया और लिनमिन को 7 गहन मार्शल हाउस में आए हुए चौथा दिन हो चुका था। उस सुबह लिनमिन को एक सभा नोटिस भेजा गया था और वह मार्शल हाउस के मार्शल स्टेज पर जल्दी पहुंच गया। पृथ्वी हॉल के सभी नए शिष्य एक साथ इकट्ठे हुए थे। जब वे सभी वहां पहुंच गए तो एक लाल बालों वाला व्यक्ति तलवारबाजी की तलवार लेकर प्रतियोगिता के मैदान में आया। ये लिनमिन का प्रथम श्रेणी का अर्थ हॉल प्रशिक्षक होंगशी था। होंगशी ने एक तेज, बहादुर और भयंकर शक्ति का एहसास कराया। यदि वह सेना में होता तो वह एक पूर्ण जनरल होता जो बहादुरी से सभी दुश्मनों को मारता, अपने सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण देता तथा सैन्य कानूनों का पहाड़ की तरह पालन करता। प्रतियोगिता के मैदान में पहुंचने के बाद होंगशी ने भीड़ की ओर देखा और स्थिर और शक्तिशाली आवाज में कहा, आज रैंकिंग युद्ध है। सब लोग मेरे साथ आओ। रैंकिंग युद्ध। वे पहले से ही जानते थे कि एक बार 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करने के बाद जल्द ही या बाद में उन्हें 10,000 हत्या सरनी रैंकिंग युद्ध में भाग लेना होगा। अंततः ये शुरू हो गया। अर्थ हॉल के 20 नए शिष्यों में से कौन अपनी पीढ़ी का प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था? वे लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। यह उनके लिए खुद को साबित करने का मौका था। उन सभी ने रैंकिंग स्टोन की पंक्तियों पर हमला करने और अधिक संसाधन प्राप्त करने का विचार किया। ये प्रतिभाशाली लोग दूसरों के अधीन निम्न दर्जा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ये सभी लोग अहंकारी महत्वाकांक्षा से भरे युवा बालक थे। वे दिन रात मेहनत करते रहे, इस रैंकिंग युद्ध के एक शानदार कारनामे से दुनिया को चकित करने की प्रतीक्षा में। हे अंततः रैंकिंग युद्ध का समय आ गया है। मुझे खुशी है कि मैं वहां पहुंचा। एक लंबा चाकू लिए हुए एक युवक ने कहा। उसकी छाती पर आधा फुट लंबे निशान थे और वह अपनी अंगुलियों को आपस में टकराकर पॉप पॉप जैसी आवाजें निकाल रहा था। युवक के चेहरे पर चाकू के पुराने घाव का एक लंबा निशान था। उसका नाम वांग मांग था और वह 18 वर्ष का था। जब वह 15 वर्ष का था तब वह स्काई फॉर्चून किंगडम की सेना में भाड़े के सैनिक के रूप में शामिल हुआ था और उसे सीमा पर भेजा गया था जहां उसने कई लोगों की हत्या की थी। सीमा पर उसे चाकू मारा गया था और सीमा पर 3 साल तक हर दिन वह मौत के कगार पर रहता था जब तक कि वह अंततः शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण तक नहीं पहुंच गया। उनके पास समृद्ध युद्ध अनुभव था और उनकी ताकत बहुत अधिक थी। प्रवेश परीक्षा के दौरान शक्ति परीक्षण में उनकी मुट्ठी की ताकत 2500 जिन तक पहुंच गई थी और वह उत्तम पैगोडा की तीसरी मंजिल तक भी पहुंच गए थे। शीर्ष 3 स्थान पाने वाले इन जूनियर खिलाड़ियों को सचमुच लगता है कि वे अपनी ताकत से हमसे आगे निकल सकते हैं। यदि एक सिक्विजिट पैगोडा में प्रतिद्वंद्वी की ताकत का निर्धारण उसकी हड्डियों की उम्र के आधार पर नहीं किया जाता तो मैं 5वीं मंजिल तक पहुंच गया होता। वांग मान के पास खड़े एक युवक ने कहा। उसका नाम ली टाई था और वह वांग मान का सहयोगी था। उन्होंने 2500 जिन पर अपनी मुट्ठी की ताकत का भी परीक्षण किया था और उत्तम पैगोडा की तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे। मुट्ठी की ताकत वह क्षेत्र नहीं था जिसमें भाड़े के सैनिक श्रेष्ठ होते। मुट्ठी की ताकत मुख्य रूप से व्यक्ति की अपनी प्रतिभा और उसके द्वारा अपनाई गई कौशल पुस्तिका के आधार पर उसके द्वारा की गई साधना पर निर्भर करती थी। इन भाड़े के सैनिकों की कौशल पुस्तिकाएं बहुत साधारण थीं और उनकी ताकत केवल इतनी ही मजबूत हो सकती थी। उनके दुर्जेय पहलू उनके समृद्ध युद्ध अनुभव, कुशल ब्लेड तकनीक और दुश्मन को आश्चर्यचकित करने और उन्हें मार डालने की तीव्र लड़ाकू प्रवृत्ति में निहित थे। इसलिए इन दोनों युवकों की भयानक प्रकृति वास्तविक युद्ध, विशेषकर जीवन और मृत्यु की स्थितियों में निहित थी, न कि परीक्षणों में। वांग यानफेंग, लिनमिंग, ये दोनों बच्चे ग्रीनहाउस में पले बड़े छोटे फूल माद हैं। हमने अपनी जान की खातिर लड़ते हुए चाकू की धार पर लड़ने की क्षमता सीखी थी, फिर वे हमारा मुकाबला कैसे कर सकते थे? एक सिक्विजिट पैगोडा में उनकी कंकाल उम्र के कारण उन्हें तीसरी मंजिल पर ही रोक दिया गया। लेकिन रैंकिंग युद्ध में ये सीमा नहीं थी और सभी प्रतिभागियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया गया। अब उनकी चमकने की बारी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 10,000 संहारक व्यू, जिसका प्रयोग 7 प्रखर मार्शल हाउस ने रैंकिंग युद्ध के लिए किया था, एक पहाड़ी घाटी में था जो अति सुंदर पैगोडा से अधिक दूर नहीं था। पहाड़ी घाटी नुकीले बांसों से ढकी हुई थी और मोटे, क्रोधित बांस के पत्ते एक ठंडी, मुरझाई हुई आभा पैदा कर रहे थे। बांस की इन परतों के बीच में एक खुला स्थान था जिसमें 1000 कदम चौड़ा एक चौकोर पत्थर था। चौक के मध्य में 10 गुना 10 फुट चौड़ी एक वेदी थी। वेदी पर विभिन्न प्रकार के प्रकाशमान रून और प्रतीक उत्कीर्ण थे। ये वेदी 10,000 संहारक व्यू थी जिसका प्रयोग रैंकिंग युद्ध में किया गया था। जब तक लिन मिन का समूह एशलस स्क्वायर पर पहुंचा, वहां पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। क्योंकि 10,000 संहारक व्यू प्रत्येक बार सक्रिय होने पर भारी मात्रा में सच्चे सार पत्थरों को भस्म कर देता था, इसलिए इसे महीने में केवल एक बार नियत समय पर ही खोला जाता था। उस समय 7 गहन मार्शल हाउस के सभी मार्शल कलाकार स्वेच्छा से रैंकिंग युद्ध में भाग ले सकते थे, लेकिन उन्हें संपार्श्विक के रूप में एक सच्चे सार पत्थर का शुल्क भी देना पड़ता था। यदि उनकी रैंकिंग 100 से कम थी और वे 5 स्थान ऊपर उठे, या यदि उनकी रैंकिंग 100 से अधिक थी और वे 3 स्थान ऊपर उठे, तो उन्हें उनका असली सार पत्थर वापस दे दिया जाएगा। अन्यथा 7 गहन मार्शल हाउस इसे रखेंगे। इस प्रकार की शर्त इसलिए थी कि जिन शिष्यों ने कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है, वे ये दृष्टिकोण न रखें कि उन्हें आना चाहिए, चाहे वे प्रगति करें या नहीं।
इससे बहुत से शिष्यों में परीक्षा लेने की इच्छा जागृत होगी और ऐसा करने के लिए दिन में पर्याप्त समय नहीं था। होंगशी ने कहा, नए शिष्य जो रैंकिंग युद्ध में पहली बार भाग ले रहे हैं, उन्हें सच्चे सार पत्थर का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उस जेड पर्ची का उपयोग करने की आवश्यकता है जो आपको 10,000 हत्या सरणी मूल्यांकन में भाग लेने के लिए जारी की गई थी। 10,000 संहारक व्यूह में आपका वास्तविक शरीर घायल नहीं होगा। एक बार जब आप भ्रम में मर जाते हैं तो मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा और आपकी अंतिम रैंकिंग आपके दुश्मनों को मारने से प्राप्त स्कोर पर आधारित होगी। होंगशी ने यह कहा और फिर सेना को विदा कर दिया। लिन मिंग ने एशला स्क्वायर में प्रवेश किया क्योंकि वह इस 10,000 हत्या की वेदी पर एक नज़र डालना चाहता था। उसी समय उसे दो लोगों का पता चला जिन्हें वह जानता था। ये दो लोग लियू मिंगजियांग और झांग कैंग थे, जो कुछ दिन पहले ही उसे भड़काने आए थे। इस बीच झांग कैंग ने लिन मिंग की भी खोज की। उसने उसकी ओर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा। लिन मिंग, मैं भूल गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि 10,000 हत्या सरणी मूल्यांकन भी नए शिष्यों को भाग लेने की अनुमति देता है। हे, मैं आपके प्रदर्शन का बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप शीर्ष 180 में प्रवेश कर सकेंगे, अन्यथा ये बहुत उबाऊ होगा। आपको मेरी रैंकिंग के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जू यान क्यों नहीं आया? लिन मिंग ने इस ओर ध्यान दिलाया क्योंकि वह जानता था कि पिछली बार जब झांग कैंग ने उसे उकसाया था तो वह इसलिए था क्योंकि जू यान पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाल रहा था। हालांकि झांग कैंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, उसे बस इस बात की परवाह नहीं थी कि लिन मिंग को इस मामले के बारे में कैसे पता चला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन झांग कैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, जू यान स्वर्गीय निवास का शिष्य है और उसकी रैंकिंग 39 है। उस रैंकिंग के साथ उससे ऊपर की हर रैंक कठिन है। वह हर महीने कैसे आ सकता है? क्या तुम्हें इन सीमाओं के बारे में पता भी है? लिन मिंग ने जवाब दिया, मुझे आप में या आपकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। महीना खत्म होने के बाद हम किसी समाधान पर पहुंचेंगे। मुझे आशा है कि नियत समय पर आप उसके बाद भी मुस्कुरा सकेंगे। हाँ, यही तो मैं तुमसे कहने जा रहा था। झांग कैंग और लिन मिंग के बीच जुआ मैच की खबर चारों ओर फैल गई थी और कई लोगों को इसके बारे में पता था। कुछ लोग दूसरों के दुर्भाग्य में आनंद लेते थे और नए प्रथम स्थान प्राप्त शिष्य को अपमानजनक पराजय सहते हुए देखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो झांग कैंग के कार्यों से घृणा करते थे। झांग कैंग आखिरकार एक नए शिष्य को धमका रहा था और उसके नए सच्चे सार पत्थरों को लेने की कोशिश करने की घृणित कार्रवाई को शिष्यों द्वारा तिरस्कृत किया गया था। इस समय वांग यानफेग लियू मिंगजियांग से टकरा गए। लियू मिंगजियांग के अहंकारी स्वभाव और वांग यानफेग के घमंडी चरित्र के कारण यह स्वाभाविक रूप से आपदा का कारण बना। अब तक एशला स्क्वायर की वेदी से अचानक प्रचुर मात्रा में प्रकाश किरणें निकलने लगी और वेदी पर प्रत्येक रून और प्रतीक एक के बाद एक अस्तित्व में आने लगे। रैंकिंग युद्ध शुरू हो गया था। 10,000 हत्या सरणी की वेदी में 12 पद थे। 12 लोग एक ही समय में मूल्यांकन में भाग ले सकते थे। मूल्यांकन के बाद 10,000 हत्या सरणी अंतिम रैंकिंग प्राप्त करने के लिए रैंकिंग जादू सरणी पर संयुक्त हत्या स्कोर को सीधे प्रतिबिंबित करेगी। लिन मिंगजियांग ने 10,000 हत्याओं की व्यूह रचना को भूनते और प्रकाशित होते देखा और हंसे। वांग यानफेग, कुछ भी बचकाना कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों न हम 10,000 हत्याओं की व्यूह रचना में अपना हाथ आजमाएं और देखें कि वास्तव में कौन कमतर है। यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। यद्यपि वांग यानफेंग को लिन मिंग से झटका मिला था, फिर भी उसका हौसला कम नहीं हुआ था। यद्यपि वह जानता था कि लियू मिंगजियांग के खिलाफ जीतना संभव नहीं था, फिर भी उसने उसे चुनौती देने का साहस किया। नवजात बछड़ा बाघ से नहीं डरता। इस वांग यानफेंग में कुछ हिम्मत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हिम्मत का क्या फायदा? उसकी उम्र बहुत छोटी है, उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं है। 180 से आगे तक पहुंचने वाले नए शिष्य पहले से ही दुर्लभ हैं। 150 एक अद्वितीय प्रतिभा है और 130 को तो स्वर्ग का चमत्कार भी कहा जा सकता है, जो हर दशक में भी शायद ही देखने को मिलता है। लिंग सेन और ताको ऐसा करने में असमर्थ रहे। ये लियू मिंगजियांग 125 रैंक पर है और वह इस बार आगे भी बढ़ सकता है। वांग यानफेंग के पास जीतने की क्या संभावना है? लिन मिंग ने दूसरों की टिप्पणियां सुनी। उसकी नज़र रैंकिंग स्टोन पर पड़ी और निश्चित रूप से लियू मिंगजियांग 125 स्थान पर था। वह अर्थ हॉल की ऊपरी मध्य रैंकिंग में था। संपूर्ण पृथ्वी हॉल और स्वर्गीय निवास में 230 शिष्य थे। ये बहुत अच्छा परिणाम था यदि कोई नया शिष्य कम से कम 2 रैंक तक पहुंच सके। वांग यानफेंग इसे आसानी से हासिल कर सकता था, लेकिन वह बहुत ऊंचे और ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचना चाहता था और लिन मिंग भी ऐसा ही चाहता था। हाल ही के दिनों में उन्हें रैंकिंग स्टोन की अनुमानित आवश्यकताओं के बारे में पता चला था। यदि वह 180 से ऊपर रैंक करना चाहता है तो उसे कम से कम 100 अंक की आवश्यकता होगी। यदि वह 150 से ऊपर रैंक करना चाहता था तो उसे कई 100 अंक चाहिए थे। और शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण के शिखर के बराबर किसी को मारने पर केवल 50 अंक मिलते थे। 12 शिष्य वेदी पर चढ़े और वहां दृढ़ता से खड़े हो गए। जो उपयाजक इस व्यूह को सक्रिय करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था, उसने कहा, मूल्यांकन अवधि की कोई सीमा नहीं है। यदि आप शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में किसी शत्रु को पराजित करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा।
यदि आप शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के चरम पर किसी शत्रु को पराजित करते हैं तो आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। तीसरे चरण के शारीरिक परिवर्तन का प्रतिद्वंद्वी आपको 10 अंक देगा और तीसरे चरण के शारीरिक परिवर्तन का शिखर आपको 50 अंक देगा। चौथे चरण का शारीरिक परिवर्तन प्रतिद्वंद्वी आपको 100 अंक देगा और चौथे चरण का शारीरिक परिवर्तन प्रतिद्वंद्वी आपको 500 अंक देगा। पांचवें चरण का शारीरिक परिवर्तन प्रतिद्वंद्वी आपको 1000 अंक देगा और पांचवें चरण का शारीरिक परिवर्तन प्रतिद्वंद्वी आपको 5000 अंक देगा। आपका सामना सबसे उच्च स्तर के लड़ाकू से होगा जो पल्स कंडेंसेशन स्टेज पर है। यदि आप एक को हरा देते हैं तो आपको 10,000 अंक मिलेंगे। जादुई सरणी में प्रवेश करने के बाद आप अपने विचारों का उपयोग करके हथियार का चयन कर सकते हैं। मृत्यु का परिणाम सरणी की विफलता और उससे निष्कासन है। अब शुरू करो। उपयाजक की आवाज धीमी पड़ने के बाद वेदी पर तेज रोशनी चमक उठी। वेदी के अंदर उपस्थित 12 शिष्यों की आंखें धुंधली हो गईं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें ढक रखा हो। वेदी में वांग यांग ने अपनी आंखें खोली और एक निर्जीव सफेद दुनिया में पहुंच गया। उसके सामने हर प्रकार का हथियार था, भारी तलवारें, मुलायम तलवारें, लंबी तलवारें, चौड़ी तलवारें, छोटी तलवारें, कटाना, भाले, कुल्हाड़ियां, हथौड़े इत्यादि। मेरे पास आओ, लंबी तलवार। जैसे ही वांग यानफेंग ने यह सोचा, उसके हाथ में एक लंबी तलवार आ गई। स्काई फॉर्चून किंगडम में 90% मार्शल कलाकार तलवार का प्रयोग करते थे तथा उनमें से 80% लंबी तलवार का प्रयोग करते थे। लंबी तलवार एक अद्भुत हथियार थी। ये गतिशील और अथक, तीव्र और भयंकर थी। अंततः परीक्षण शुरू हुआ और वांग यानफेंग के सामने 7 या 8 खूंखार जानवर प्रकट हुए। 3 या 4 मार्शल कलाकार भी थे जिनकी ताकत शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण से लेकर तीसरे चरण तक थी। वांग यानफेंग ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। उसे इन विरोधियों को हराना था। जब असली लड़ाई शुरू हुई तो वांग यानफेंग ने पाया कि मूल्यांकन वास्तव में बहुत सरल था। हर बार जब वह किसी दुश्मन को मारता तो तुरंत ही उसकी जगह एक नया दुश्मन आ जाता। फर्क सिर्फ इतना था कि इस नए प्रतिद्वंद्वी की ताकत अधिक भयानक थी। वांग यानफेंग ने अभी केवल 5 या 6 को ही मारा था जब शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण के मार्शल कलाकार प्रकट होने लगे। जब उन्होंने 110 अंक अर्जित किए तो वांग यानफेंग को हल्की चोट लग गई जिससे वह घुटन महसूस करने लगे। जब वह 180 अंक तक पहुंच गया तो एक मार्शल कलाकार ने वांग यानफेंग के पेट में तलवार घुसा दी। उस अंतिम क्षण में वांग यानफेंग ने उस मार्शल कलाकार का सिर काट दिया और उसी समय उसके दिल में छुरा घोंपा गया। अंतिम स्कोर 190 अंक। मरने के बाद वांग यानफेंग को 10,000 किलिंग एरे से गोली मार दी गई। वह पीला दिख रहा था, लेकिन सौभाग्य से वह एक सिक्विजिट पैगोडा में अपने पिछले अनुभव के कारण बेहोश होने से बच गया था। वांग यानफेंग ने इस तरह के भ्रामक हत्या के दायरे को अपना लिया था और यद्यपि उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, फिर भी वह वास्तव में घायल नहीं हुआ था। ये दर्द केवल प्रेत तंत्रिका उत्तेजना के मारे जाने के कारण थे। जैसे ही वांग यानफेंग ने वेदी के चारों ओर देखा, उसका चेहरा उतर गया। वह अप्रत्याशित रूप से बाहर होने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके अलावा अन्य सभी 11 लोग अभी भी वेदी पर थे। जैसे ही वांग यानफेंग ने वेदी के चारों ओर देखा, उसका चेहरा उतर गया। वह अप्रत्याशित रूप से बाहर होने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके अलावा बाकी सभी 11 लोग अभी भी वेदी पर थे। मैं सबसे बुरा था। निराश मत हो। पास ही खड़े वांग यानफेंग के कान से एक उदासीन ठंडी आवाज सुनाई दी। वांग यानफेंग ने पलटकर देखा। बोलने वाला अर्थहॉल प्रशिक्षक होंगशी था। वेदी पर विराजमान 11 लोग अर्थहॉल के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों में से हैं। आपकी रैंकिंग इतनी खराब नहीं है, होंगशी ने रैंकिंग स्टोन को अपनी ओर इंगित करते हुए कहा। वांग यानफेंग का नाम अब प्रभावशाली ढंग से रैंक 168 पर व्यवस्थित किया गया था। ये परिणाम रैंक 150 और उससे ऊपर की शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं से बहुत दूर था, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि वांग यानफेंग केवल 15 वर्ष का था। यदि वह 7 गहन मार्शल हाउस में 6 साल तक अध्ययन करता तो ये पहले से ही तय था कि वह स्वर्गीय निवास में प्रवेश करेगा। यहाँ तक कि 5 या 6 वर्षों में रैंकिंग स्टोन पर शीर्ष 10 में जगह बनाना भी असंभव नहीं था। हालांकि होंगशी ने कहा कि उनकी रैंकिंग बहुत खराब नहीं थी, लेकिन वांग यानफेंग इस परिणाम से असंतुष्ट थे। लियू मिंगजियांग 1 to 5 स्थान पर थे। असमानता बहुत बड़ी थी। वह खुद को लिनमिंग की ओर देखने से रोक नहीं सका। उसने देखा कि वह उदासीन लग रहा था तथा अन्यथा बहुत शांत था। ये व्यक्ति मुझसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यह कोई हास्यास्पद ताकत नहीं है। अगर मेरी रैंक 168 होती तो शायद उनकी रैंक 150 होती। झांग कैंग, जिसके साथ उनका मैच है, उनकी रैंक 109 है और इस बार शायद उनकी रैंक और भी ऊपर हो। क्या उन्हें चिंता नहीं है? इस समय 10,000 किलिंग एरे द्वारा कई और लोगों को गोली मार दी गई। उनकी रैंकिंग 120 से 150 तक थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें लियू मिंगजियांग भी प्रभावशाली व्यक्ति था। उनका अंतिम परिणाम उल्लेखनीय 1 to 2 रैंक था, लेकिन वे 5 रैंक ऊपर नहीं जा सके। लियू मिंगजियांग ने अपने कपड़ों में हाथ डाला और एक गोली निकाली, जिसे उसने खा लिया। वह थोड़ा सहज हुआ और वांग यानफेंग की ओर देखकर मुस्कुराया। परिणाम कमोबेश वैसा ही था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग यानफेंग का चेहरा बदसूरत था। अंततः उसे नए शिष्य और पुराने शिष्य के बीच का अंतर समझ में आ गया। 7 गहन मार्शल हाउस प्रतिभाओं और प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक सभा स्थल था। पृथ्वी हॉल के ये शिष्य प्रतिभाशाली लोगों में भी प्रतिभाशाली थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों और प्रसिद्ध प्रशिक्षकों के व्याख्यानों और ट्यूशन के अतिरिक्त वे आश्चर्यजनक रूप से तीव्र गति से प्रगति कैसे नहीं कर सकते थे। लियू मिंगजियांग पहले से ही 2 वर्षों से यहाँ नामांकित था। यह अंतराल बिल्कुल भी असामान्य नहीं था। वांग यानफेंग ने अपना पहला प्रयास किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके और लियू मिंगजियांग के बीच मुकाबले में निस्संदेह वह हारेगा, लेकिन वह फिर भी लड़ेगा। जो कुछ भी उसने खोया है वह भविष्य में वापस पा लेगा। रैंक 168। हे कितना कोमल है। वांग यानफेंग की रैंकिंग देखकर वांग मांग ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। ये स्थिति लगभग 100 या 200 अंक की है। मुझे बस शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर 4 लोगों को मारना है और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इस पिता ने एक बार सीमा पर 6 मार्शल कलाकारों को मार डाला था जिनकी साधना भी ऐसी ही थी। इस बार मैं निश्चित रूप से 150 रैंक तक पहुंच जाऊंगा। ले टाई ने लड़ाकू भावना से भरे हुए अपने अंगूठे से अपनी नाक की नोक को रगड़ा। वह एक मार्शल कलाकार थे जिनकी साधना शरीर साधना के तीसरे चरण के चरम पर थी। कई वर्षों तक एक पेशेवर भाड़े के सैनिक के रूप में काम करने के कारण, जो लगातार मौत से जूझता रहता था, उसकी युद्ध क्षमता समान साधना वाले किसी अन्य मार्शल कलाकार से कहीं अधिक थी। हम भाइयों को लिन मिंग और वांग यानफेंग को फिर से अपना चेहरा दिखाने से पहले कम से कम 150 रैंक प्राप्त करना होगा। हम उनसे आगे निकल जाएंगे, अन्यथा हम सचमुच कचरा हैं। दूसरा दौर शुरू हो रहा है। आगे आना। जादुई व्यू फिर से घूमने और सक्रिय होने लगा। वांग मांग और ले टाई ने एक दूसरे के बगल में जगह ली और वहां खड़े होने के बाद वांग मांग ने मुड़कर कहा, अरे प्रथम स्थान, क्या तुम ऊपर नहीं आ रहे हो? पहले आप। लिन मिंग ने झांक टाई और वांग मांग की ओर देखते हुए जवाब दिया। इन दोनों के इर्द गिर्द बहुत ही हत्या का माहौल था। जाहिर है कि उन्होंने अतीत में कई लोगों की हत्या की थी। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति कमजोर नहीं होगा। जादुई व्यू की प्रकाश किरणें चमक उठी और वांग मांग और ली टाई ने 10,000 हत्या व्यू में प्रवेश किया। इन दोनों लोगों के हथियार तलवार थे। यह एक ऐसा हथियार था जो एकत्रित भीड़ में बड़ी संख्या में दुश्मनों को मार सकता था और इसमें अत्यधिक शक्ति थी। लेकिन इन दोनों लोगों को जल्द ही एहसास हो गया कि 10,000 हत्याओं की श्रृंखला उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। यद्यपि ली टाई ने 6 मार्शल कलाकारों को मार डाला था जो सीमांत क्षेत्र में विसरा चरण के शिखर पर थे, लेकिन यह एक एक करके किया गया था। अब उसे एक साथ 10 शत्रुओं से सावधान रहने और उनके हमलों को रोकने की आवश्यकता थी जो उस पर टूट पड़े थे। विसरा प्रशिक्षण के चरम पर किसी को मारना तो दूर की बात है, यहां तक कि विसरा प्रशिक्षण के प्रारंभिक चरण में भी किसी को मारना आसान नहीं होगा। जहां तक शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण मांस प्रशिक्षण के शत्रुओं का प्रश्न है, तो वह उन्हें भगाने में सफल रहा तथा एक को मार गिराया, लेकिन विसरा प्रशिक्षण स्तर के प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत ही उसकी जगह ले ली। यहां तक कि शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण मांसपेशियों को बदलने वाले विरोधी भी दिखाई देने लगे। जितना अधिक वे हत्या करते गए, उनकी स्थिति उतनी ही अधिक खतरनाक होती गई। तीसरे चरण के शिखर पर ये 2 मार्शल कलाकार प्रारंभिक परिवर्तनकारी मांसपेशी चरण के मार्शल कलाकार से भी अनुकूल तुलना कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए उनका सामना करना था, और एक अगरबत्ती जलाने में जितना समय लगता था, उससे भी अधिक समय में वे पराजित हो चुके थे। अंतिम परिणाम। वांग मांग रैंक 156, ली टाई रैंक 158। वे शीर्ष 150 रैंक में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब इस जोड़ी को 10,000 किलिंग एरे द्वारा बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने रैंकिंग स्टोन पर परिणाम देखा और निराशा की पीड़ा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। उनकी बेशकीमती श्रेष्ठ लड़ाकू शक्ति उन्हें शीर्ष 150 तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा वे पहले से ही 18 वर्ष के थे और उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। शायद जब वे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस से स्नातक हुए तब भी वे शीर्ष 100 तक नहीं पहुंच पाए। लिन मिंग ने इस निराश जोड़े को विदा होते देखा। वह दिल से जानता था कि पहले मूल्यांकन में शीर्ष 150 में आना ही शीर्ष स्तरीय प्रतिभा होना है, लेकिन कभी कभी शीर्ष स्तर की प्रतिभा भी हमेशा अच्छा परिणाम नहीं दे पाती। वांग यानफेंग को शीर्ष स्तर की प्रतिभा माना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से ये कहा जा सकता है कि यह अफसोस की बात है कि वह बहुत युवा थे। उसने झांग कैन की ओर देखा। झांग ने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्कुराया। ये झांग कैन ऑल्टिंग मसल चरण में आधा कदम है, लेकिन अगर यह सिर्फ एक सामान्य शीर्षस्थ मांसपेशी मार्शल कलाकार है तो वे शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि मेरे पास ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की बड़ी सफलता का चरण है, लेकिन अब उसे हराना संभव नहीं है। वह लियांग तेशान मंच पर जा रहा है। नए शिष्यों में उनका स्थान तीसरा है। भीड़ में कुछ लोगों ने लियांग तेशान को पहचान लिया। इस व्यक्ति की मजबूत और विशाल काया ने बहुत गहरी छाप छोड़ी। लियांग तेशान और लिन मिंग दोनों में जन्मजात दिव्य शक्ति है। इस बार प्रवेश परीक्षा में तीसरे स्थान पर भी गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल प्राप्त हुई। इस लियांग तेशान के प्रदर्शन को देखते हुए हम लिन मिंग के प्रदर्शन का अनुमान लगाने के लिए सिर्फ 20 या 30 रैंक ऊपर कूद सकते हैं।
लियांग तेशान की तुलना अक्सर लिन मिंग से की जाती थी क्योंकि दोनों की उम्र समान थी और उनमें जन्मजात दैवीय शक्ति भी थी। लियांग तयेशान मंच पर आने के बाद उन्होंने एक कर्कश मुस्कान दी और फिर 10,000 किलिंग एरे की ओर लंबे कदम बढ़ाए। वह बहुत पहले ही गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल ले चुका था और अब वह विसरा प्रशिक्षण चरण में आधा कदम आगे था। अगले चरण तक पहुंचना केवल समय की बात थी। उनकी साधना वांग यानफेंग से बहुत अलग नहीं थी और उनकी जन्मजात दिव्य शक्ति ने निश्चित रूप से उस अंतर के एक बड़े हिस्से को पूरा कर दिया था। हालांकि लियांग तयेशान की साधना वांग यानफेंग के समान ही थी, फिर भी उसके पास वांग यानफेंग जैसा वास्तविक युद्ध अनुभव नहीं था। उनमें वांग यानफेंग के युद्ध कौशल, सत्य के 9 मार्ग और गति कौशल, साथ निराशाजनक कदम का भी अभाव था। अंततः लियांग तयेशान को भी वांग यानफेंग से थोड़ा पहले 10,000 किलिंग एरे से बाहर कर दिया गया। उनकी अंतिम रैंकिंग 176 थी और वे शीर्ष 180 में शामिल हो गए थे, जो काफी दुर्लभ था, लेकिन उन्हें शीर्ष स्तरीय प्रतिभा नहीं माना जा सकता था। लियांग तेशान रैंक 176, वांग यानफेंग रैंक 168। मुझे आश्चर्य है कि यह लिन मिंग कौन सी रैंक हासिल कर पाएगा। जैसे ही दर्शक चर्चा कर रहे थे, लिन मिंग मंच पर कूद पड़े। अरे, नंबर 1 नया शिष्य मंच पर आ गया है। मैं इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें जन्मजात दैवीय शक्ति है और उसने कुछ दुर्लभ और कीमती चीजें खाई थी। वह शीर्ष 150 में पहुंचने में सफल हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शीर्ष 150 रैंकिंग में प्रवेश करना इतना आसान है? लिंग सेन, ताकू और झांग गुवानयू को छोड़कर कोई भी अन्य 15 वर्षीय खिलाड़ी शीर्ष 150 रैंकिंग में अपनी जगह नहीं बना पाया है। उन्होंने प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया क्योंकि वह युवा थे और उन्हें एक एक्विजिट पैगोडा पर चढ़ने में लाभ था। लेकिन 10,000 हत्यारी सरनी उम्र के प्रति निष्पक्ष है, एक शिष्य ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। यह शिष्य पहले से ही 19 वर्ष का था। हाँ, तुम दूसरों की उम्र से ईर्ष्या करते हो क्योंकि तुम जवान हो। एक्सक्विजिट पैगोडा सबसे उचित मंच है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, यह केवल प्रतिभा की डिग्री का परीक्षण करता है। लेकिन इस 10,000 हत्या सरनी के साथ युवा मार्शल कलाकारों को वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये लिन मिंग केवल 15 साल का है, वह शीर्ष 160 रैंकिंग में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। यहां तक कि 170 भी शीर्ष स्तर की प्रतिभा है। लगभग 140 या 150 अंक प्राप्त करना एक असाधारण प्रतिभा का प्रतीक है। लिंग सेन, ताकू और झांग गुवानयू ने जब पहली बार रैंकिंग युद्ध लड़ा था, तब वे लगभग इसी रैंकिंग पर पहुंचे थे। उस समय प्रतिभाओं का वास्तविक समागम हुआ था। इस बार का मूल्यांकन उसकी तुलना कैसे कर सकता है? लिंग सेन, ताकू और झांग गुआन्यू का जिक्र आते ही वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। इन तीनों के पास बहुत अधिक प्रतिष्ठा और शक्ति थी जो उन्होंने वर्षों में अर्जित की थी, यहां तक कि कुछ प्रमुख शिष्यों और मायावी किन शिंगक्सुआन से भी अधिक। वे स्वयं मुख्य शिष्य बनने के लिए लगभग चयनित हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन थे और उन्हें 10,000 किलिंग एरे रैंकिंग मूल्यांकन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि उनके द्वारा सुने गए व्याख्यान, उनका अभ्यास और उनकी कौशल पुस्तिकाएं भी एक साधारण शिष्य की क्षमता से परे थीं। इन कारणों से एक साधारण शिष्य के लिए किन शिंगक्सुआन जैसे मूल शिष्य के अस्तित्व की अवधारणा बहुत दूर और समझ से परे थी। वह किसी भी तरह से मार्शल हाउस की शिष्या जैसी नहीं थी, इसलिए उसकी संचित प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि लिंग सेन, ताकू और झांग गुवानयू से कम थी। लिन मिंग की श्रवण क्षमता बहुत अच्छी थी और वह इन लोगों की टिप्पणियां सुन सकता था। उसने अपना सिर घुमाकर रैंकिंग स्टोन की ओर देखा। लिंग सेन, ताकू और झांग गुवानयू सभी शीर्ष 3 स्थानों पर रहे, लेकिन इन 3 लोगों की रैंकिंग और मार्शल प्रतिभा वास्तव में उलट थी। झांग गुआन्यू में सबसे अधिक प्रतिभा थी। 7 गहन मार्शल हाउस के गैर मुख्य शिष्यों में वह एकमात्र 5वीं श्रेणी की प्रतिभा थे। ताकू अगला था, उनकी प्रतिभा 4थी श्रेणी की श्रेष्ठ थी, 5वीं श्रेणी की प्रतिभा से बस थोड़ी ही दूर, और उनमें असाधारण दिव्य जन्मजात शक्ति भी थी। लेकिन लिंगसेन सबसे बुरा था, उनकी प्रतिभा केवल 4थे दर्जे से भी कम थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जब लिन मिंग को लिंगसेन की प्रतिभा ग्रेड के बारे में पता चला, तो उसे समझ नहीं आया कि लिंगसेन अपनी घटिया 4थी श्रेणी की प्रतिभा पर भरोसा करके रैंकिंग स्टोन पर पहले स्थान पर कैसे कब्जा कर सकता है। किसी की अपनी संपूर्ण शक्ति और योग्यता कई कारकों पर निर्भर करती है, प्रतिभा उनमें से केवल एक है, लेकिन प्रतिभा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या यह संभव है कि लिंगसेन का भी कोई सौभाग्यपूर्ण सामना हुआ हो? क्या उसने कोई बहुमूल्य वस्तु खा ली हो या ऐसा कुछ हुआ हो? हालांकि लिन मिंग को पता था कि मार्शल आर्ट का शुद्ध हृदय ताकत निर्धारित करने में एक बहुत बड़ा कारक था, लिन मिंग ने वास्तव में यह नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट का हृदय इतना जबरदस्त प्रभाव डालेगा। लिंग सेन, ताकू और झांग गुवानयू, इन 3 लोगों ने एक ही प्रवेश परीक्षा के दौरान 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश किया था। इसे प्रतिभा का सच्चा अभिसरण कहा जा सकता है। स्काई फॉर्चून किंगडम में हर दशक में प्रतिभाओं की एक ऐसी पीढ़ी होती थी जिसे सबसे मजबूत कहा जा सकता था। ये कहा जा सकता है कि लिंग मिंग की पीढ़ी शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं से भरी नहीं थी, लेकिन जब इसमें राक्षसी अद्वितीय प्रतिभा किन शिंगक्सुआन को शामिल किया गया तो ज्यादा अंतर नहीं था। लिन मिंग 10,000 वध व्यू की वेदी पर खड़ा था और चुपचाप सच्चा आदिम अराजकता सूत्र घुमा रहा था।
सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले के बड़े सफलता चरण तक पहुंचने के बाद उसने केवल पत्थर के खंभे पर अपनी मुट्ठी की ताकत को मापा था और यह नहीं परखा था कि उसकी युद्ध क्षमता में कितनी प्रगति हुई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये प्रयोग करने का बिल्कुल सही समय था। 10,000 हत्याओं की सरनी झिलमिलाती किरणों के साथ चमक रही थी और लिन मिंग का पूरा शरीर इस चमकती रोशनी में भीग गया था। मंच के नीचे दर्शकों की निगाहें ज्यादातर उन पर ही टिकी थीं। झांग कैन के मुंह पर एक हल्की सी विचारपूर्ण मुस्कान आ गई। वह शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण ऑल्टरिंग मसल में आधे कदम आगे था और उसका युद्ध कौशल एक साधारण मार्शल कलाकार को हराने के लिए पर्याप्त था जो ऑल्टरिंग मसल के शिखर पर था। इस शक्ति ने उन्हें शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के शिखर लिनमिंग की साधना के प्रति घृणा और घोर तिरस्कार महसूस करने की योग्यता प्रदान की। 10,000 हत्या सरनी सक्रिय हो गई और लिन मिंग एक चमकदार सफेद अंतरिक्ष के बीच में आ गया। उसके सामने हर ज्ञात हथियार की विविधता थी। लंबी तलवार, कटार, कृपान, छोटी तलवार, सब कुछ था। 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करने से पहले लिनमिंग ने छोटी तलवार का इस्तेमाल किया था जो कि उस हड्डी काटने वाले चाकू के समान थी जिसका वह हमेशा इस्तेमाल करता था। लेकिन जब उसने अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन का अभ्यास करना शुरू किया तो उसकी ताकत बढ़ गई, उसका असली सार कई गुना गाढ़ा हो गया और छोटी तलवार अब उसके अनुकूल नहीं रही। अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन ने मेरे शरीर को सहमित किया। अब मेरी मुट्ठी ही मेरा सबसे अच्छा हथियार है और मैंने कोई नया हथियार नहीं चुना है, लिन मिंग ने सोचा, और ये सभी हथियार धुंध में गायब हो गए। इस बीच लिन मिंग के सामने 10 से अधिक प्रेत छायाएं प्रकट हुई। इन प्रेत प्राणियों में क्रूर जानवर और मार्शल कलाकार शामिल थे। उनकी शक्ति शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के आरंभिक चरण से लेकर शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के शिखर तक थी। दुश्मनों को अपनी ओर हत्या के इरादे से दौड़ते देख लिनमिंग ने जल्दी से ट्रू प्राइमल कैस फॉर्मूला को उसकी सीमा तक घुमाया। बड़ी सफलता के चरण की पहली परत के साथ ही उसके पूरे शरीर का असली सार उभर आया और ऐसा महसूस हुआ मानो शक्ति उसके शरीर से निरंतर बह रही हो। गर्जन। प्रथम स्तर का बाघ जैसा क्रूर जानवर दहाड़ता हुआ उस पर झपटा। इस क्रूर जानवर की त्वचा खुरदरी थी और मांस मोटा था। इसका शरीर का वजन 600 से 700 जिन्स था और इसकी तेज चाल ने इसकी प्रभाव शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया था। जैसे ही उसने इस क्रूर जानवर का सामना किया, लिन मिंग ने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी अंगुलियों की हड्डियां भयंकर गड़गड़ाहट की तरह चटकने लगीं। मरना, लिन मिंग चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठी मारी और वह आगे की ओर टूट पड़ी और उसकी सारी 3200 जिन शक्ति फूट पड़ी। टकराना। उसकी मुट्ठी का मध्य भाग बाघ जैसे क्रूर जानवर के माथे पर लगा और जोरदार आवाज के साथ उसका सिर टूट गया। वह 600 से 700 जिन का क्रूर जानवर जो लिन मिंग पर झपटा था एक ही बार से पीछे की ओर उड़ता हुआ नीचे गिर गया, लेकिन लिन मिंग ने केवल जमीन पर पैर रखा और पीछे हटने के बाद एक बार फिर से संभल गया। बाघ जैसा वह क्रूर जानवर हवा में उड़ते हुए एक भी करुण चीख नहीं निकाल सका। उसकी खोपड़ी पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गई, उसका मस्तिष्क लुगदी में बदल गया और वह जमीन पर गिरते ही तुरंत मर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ही मुट्ठी से अपने दुश्मन को मार गिराने के साथ लिनमिंग की लड़ाई की भावना वसंत की बारिश के बाद इंद्रधनुष की तरह उभर आई और सच्चा आदिम अराजकता फॉर्मूला अपनी अधिकतम सीमा तक घूम रहा था। वह आगे बढ़ा और अपने दुश्मनों के बीच में जा गिरा। उसकी मुट्ठी तूफान की तरह थी, हर लात सुनामी थी। वह एक खूंखार बाघ के समान था जो भेड़ों के झुंड में घुस आया हो। उसकी शक्ति अत्यधिक थी। खून हर जगह फैल गया और हड्डियों के टूटने की आवाजें हवा में गूंजने लगी। जानवरों के खुरदरे फर और मोटे मांस लिन मिंग की पहली मुक्का की विनाशकारी ताकत के सामने टिक नहीं सके। कमजोर प्रेत मार्शल कलाकार एक ही मुक्का से पिघल गए। पीक विसरा ट्रेनिंग मार्शल आर्टिस्ट लिन मिंग ने एक शीर्ष बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन द्वितीय चरण मार्शल कलाकार को मुट्ठी से मार डाला। उसके स्थान पर एक शीर्ष विसरा प्रशिक्षण मार्शल कलाकार प्रकट हुआ। जब कोई मार्शल कलाकार शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण विसरा प्रशिक्षण की सीमा तक पहुंचता है तो उसके आंतरिक अंगों की रक्षा सच्चे सार द्वारा की जाती है और उनकी रक्षात्मक शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ तक कि लिन मिंग को भी अपनी मुट्ठियों से इस दुश्मन को खत्म करना मुश्किल होगा। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस मार्शल कलाकार की चाल एक ईंट की तरह लचीली थी और इसके हमले तेज और भयंकर थे। इसे मारना आसान नहीं होगा। आप 50 अंक हैं। जब लिन मिंग ने इस शीर्ष विसरा प्रशिक्षण मार्शल कलाकार को देखा तो न केवल उसे डर नहीं लगा बल्कि उसकी लड़ाई की भावना आसमान पर पहुंच गई। ट्रू प्राइमल कैस फॉर्मूला के प्रथम स्तर में बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद उसे अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता थी। मार्शल कलाकार ने अपनी तलवार बाहर निकाली। लिन मिंग ने अपना शरीर नीचे किया और खुद को जमीन के करीब फेंक दिया, जिससे तलवार उसके सिर के ऊपर से उड़ गई। एक तीव्र प्रतिक्रिया के साथ उसने मार्शल कलाकार के घुटने पर मुक्का मारा। पहली परत में ट्रू प्राइमल कैस फॉर्मूला की बड़ी सफलता तक पहुंचने के बाद लिन मिंग का असली सार गाढ़ा हो गया था और उसकी गति भी दूसरे स्तर की ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। जिस वेग से यह मुक्का मारा गया वह ऐसा था जैसे कोई छिपा हुआ अजगर गहराई से बाहर निकल आया हो। मार्शल कलाकार घबरा गया और इस हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन लिन मिंग ने अपने हाथों को जमीन पर दबाया और मार्शल कलाकार की पीठ पर एक क्रूर पैर का झटका मारा। ये पैर चाबुक की तरह उछलकर बाहर आया।
मार्शल कलाकार इससे बच नहीं सका और जब उसे लात मारकर एक और गिराया गया तो उसके मुंह से खून निकल आया। लिन मिंग ने लगातार अपना आक्रमण जारी रखा। उसका शरीर ऊपर की ओर उछला और उसकी मुट्ठियां तूफान की तरह गिरीं। मार्शल कलाकार ने पलटवार किया, लेकिन एक मुट्ठी ने उसके पैटर्न में छेद कर दिया और उस पर मुक्का मार दिया। यद्यपि उसके आंतरिक अंग सच्चे साड़ द्वारा सुरक्षित थे, फिर भी 3200 जिन मुट्ठी की ताकत से प्रहार करने पर उसे बड़ा घाव हो गया। मार्शल कलाकार को अधिक रक्त की उल्टी हुई, उसकी उरोस्थी की हड्डी टूट गई तथा उसकी सारी सुरक्षा क्षमता खुल गई। लिन मिंग ने आखिरी बार मुट्ठी बांधी और उसकी छाती के बाईं ओर केंद्र पर प्रहार किया। मार्शल कलाकार का दिल तुरंत ही उस शक्तिशाली बल से रुक गया और इस शीर्ष विसरा प्रशिक्षण मार्शल कलाकार को लिन मिंग ने पूरी तरह से मार डाला। इन सभी दुश्मनों के बीच, अराजकता के बीच, वह अपने से एक पूर्ण चरण ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को मारने में कामयाब रहा था। ये परिणाम किसी को भी गर्व महसूस कराने के लिए पर्याप्त था, लेकिन लिन मिंग ये भी जानता था कि झांग कैन की तुलना में ये ताकत अभी भी कम थी। वह 50 अंक थे, अब मेरे पास 200 से अधिक अंक हैं। समय की एक अगरबत्ती बीत चुकी है और ये लिन मिंग अभी भी वहां लड़ रहा है और उसका शरीर अभी भी मंच पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने वास्तव में वांग यानफेंग को पीछे छोड़ दिया है। उसने वांग यानफेंग को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यह मत भूलिए, उसने प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान का पुरस्कार प्राप्त किया था, क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरोपिल, और वांग यानफेंग की गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल भी। उसने उन दो दुर्लभ और बहुमूल्य औषधियों को खाया, फिर भी वह शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण को प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ। उसकी ताकत अभी भी बढ़ गई, लेकिन उसकी मध्यम तृतीय श्रेणी की प्रतिभा वास्तव में उसे घृणा करती है। जब शिष्य मंच पर गए तो दर्शकों ने स्वाभाविक रूप से उन पर अपने विचार व्यक्त किए। इस बार झांग कैंग ने अपनी दोनों बाहें छाती पर रख ली थी और वह शांत, सहज भाव और धूर्त मुस्कान के साथ ऊपर देख रहा था। लिन मिंग की ताकत उम्मीद के मुताबिक थी, अन्यथा इसमें कोई मजा नहीं होता। एक अगरबत्ती तुरंत जलकर खाक हो गई और शीघ्र ही दूसरी अगरबत्ती भी जलकर राख हो गई।